माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, राम 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 राम, जय श्री राम। प्रश्नकाल श्री बहादुर सिंह। श्री बहादुर सिंह, श्री बहादुर सिंह, श्री रोहित बोहरा। कल भी 2-3 थे, इधर के भी उधर के भी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अध्यक्ष महोदय, मैं सबकी तरफ से पूछना चाहूँगा कि आपकी धर्मपत्नी जी, हमारी भाभी जी की तबीयत कैसी है? हॉस्पिटल उनको रश कर दिया गया था रात को, और हम सब प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो। इलाज चल रहा है, आप सबकी दुआओं से उम्मीद है कि जल्दी ठीक होंगी। हाँ, श्री रोहित बोहरा। प्रश्न संख्या 87। माननीय मंत्री जी। मैम, आई हैव गॉन थ्रू द डिटेल्स। मैंने आपकी सड़क नीति भी पढ़ ली। आई हैव नाउ 2 क्वेश्चंस टू आस्क। हिंदी में बोलो भाई। हाँ, मैडम, मैं 2 प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। मैंने आपका आंसर पढ़ लिया, इसीलिए पूरा प्रश्न पूछें सीधा। पूरा प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे। क्या आप सभी श्रेणी जो सड़कों का आप नवीनीकरण कर रहे हैं, आर यू अडहेरिंग टू द नॉर्म्स? जो आपने नॉर्म्स अपनी सड़क नीति में दिए हैं, 4 साल, 6 साल, 8 साल, क्या आपने सभी सड़कों पर आपने ये अडहेर करें हैं नॉर्म्स? 4 साल, 5 साल, 6 साल और 8 साल। पहला प्रश्न मेरा ये है। जी, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी कि आपने पिछले 3 सालों की मुझे नवीनीकरण की पूरी लिस्ट मुझसे मांगी है। प्रदेश में कितने नवीनीकरण हुआ है प्रदेश में सड़कों का। तो माननीय अध्यक्ष जी, 3 साल से तो आप ही की सरकार थी, हम लोग तो अभी आए हैं, और मैं सदन को पूरा आश्वस्त करती हूं। आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन। किसकी सर? आई एम नॉट आस्किंग अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं। आप पूरा उत्तर सुन लीजिए, फिर आपको प्रश्न का होगा। जो प्रश्न मंत्री जी दे रहे हैं उसको चुपचाप सुनना है। सुनना तो पड़ेगा, अगर 3 साल की सूची मांगेंगे तो। आप बोलिए, माननीय मंत्री जी बोलिए। ऐसा है, गत 3 वर्षों में तो जैसा मैंने बताया आपकी सरकार थी और बहुत कम नवीनीकरण हुआ है। बिल्कुल सही आपका प्रश्न भी था। चिंता तो हम सभी को है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन आपको आश्वस्त करना चाहूँगी कि इस बजट में लगभग 9,000 करोड़ रुपए से सड़कों का निर्माण, नवीनीकरण एवं उन्नयन प्रस्तावित है। अगला पूरक। सर, जो मैंने क्वेश्चन करा, मैं सिर्फ उसका आंसर चाह रहा हूँ। मैं कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं चाह रहा यहाँ पर। क्या करें? मैं क्वेश्चन का आंसर चाहता हूँ। मेरे को आपका संरक्षण चाहिए। मैंने इनसे ये पूछा, जो नॉर्म्स हैं, जो आपकी सड़क नीति बनी हुई है, क्या आप उनके नॉर्म्स को अडहेर कर रहे हो? आर यू फॉलोइंग दोज नॉर्म्स और नॉट? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है। माननीय मंत्री जी। बिल्कुल, हम लोग उसको फॉलो कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। और ऐसा कुछ अगर है तो आप मुझसे मिलें। आपकी कोई अगर ऐसी विशेष सड़कें हैं जो आपको लगता है 3 सालों में ध्यान नहीं दिया गया, मैडम, वैसे तो ये समस्या तो पूरे प्रदेश की है, और पूरी तरह से हमारी सरकार इस पे पूरी तरह से मैडम, मेरे यहाँ ना तो कोई करेगी। सड़क की प्रॉब्लम है, ना मैं आपसे मांग रहा हूँ। आपने जो 9,000 करोड़ का बजट दिया है, उसमें से 2,000 करोड़ सेंट्रल सरकार के हैं, आपके नहीं है। ये भी आपको बता देता हूँ, वो भी आपके नहीं है, वो भी आपके नहीं है। आपने जो बजट में विंडो ड्रेसिंग करी है, उसकी बात नहीं कर। आप दूसरा प्रश्न पूछो। जब वो जवाब दे रही है तो मैं भी वैसी जवाब। भाषण नहीं। संजय, ऐसा किसका कहा, इसकी चर्चा की आवश्यकता नहीं है। सबके हो रहा है, यहाँ भी था, वहाँ भी है, वो भी आप ही का पैसा है। क्या आपने सभी सड़कों का जो नवीनीकरण करा है, जो एज पर सड़क नीति आपने नवीनीकरण करा है सभी सड़कों का, आपने मुझे अभी लंबाई का आंसर दिया है। आपने ना कोई इसमें सड़क का नाम लिया कि कौन कौन सी सड़कों का हमने नवीनीकरण करा है। आपने एक जिस्ट बना के भेज दी पूरे राजस्थान की कि भाई इतनी लंबाई की सड़क, लंबाई आपने मेरे ख्याल से
12,181 किलोमीटर की ये आपने 3 साल में जो हमने सड़कों का नवीनीकरण करा है वो आप 3 साल में कर लीजिएगा तो बता दीजिएगा। मुझे एक लिस्ट प्रोवाइड करवा दें कि कौन कौन सी सड़कों का नवीनीकरण हुआ है, उसकी मुझे लिस्ट प्रोवाइड करा दें। आपने प्रश्न में केवल कितनी सड़कों का नंबर पूछा है, कौन कौन सी नहीं पूछा है। मैंने उसमें आप प्रश्न पढ़िए। पूरक प्रश्न में पूछ सकता हूं, मैं पूरक प्रश्न में पूछ सकता हूं, मैं पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, जी माननीय अध्यक्ष जी, देखिए, समझाओ, माननीय सदस्य आपस में बात नहीं करेंगे। वो बोल रहे हैं, आप क्यों जवाब दे रहे हो? बोल रहे हैं। अरे वो बोल रहे हो तो आप भी तो जवाब दे रहे हो। आप बैठो। जी बिल्कुल, आपको जो आपने पूरी लिस्ट मांगी है वैसे तो आपको पूरा विवरण भेज दिया गया है, लेकिन अगर आप उसकी भी डिटेल जानना चाहते हैं तो मैं आपको वो जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगी। श्री घनश्याम, प्रश्न संख्या 88। माननीय मंत्री जी। जी नहीं, विधानसभा क्षेत्र टोडा भीम में विगत 3 वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ पात्र किसानों को दिया गया है। उक्त विधानसभा क्षेत्र में खरीफ 2021 में उत्तर आ गया अध्यक्ष जी, मेरे को पूरक प्रश्न पूछ लेता हूँ। एक बार शुरू किया भाई, पहले आप कहते आते खड़े होते कह दो कि मेरा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बोला काहे बोला, सुनो माननीय मंत्री बोलो। से रबी 2023-24 तक आ गया है, शुरू में कहते आ गया है। ओके बोलिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत 3,12,088 फसल बीमा पॉलिसी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से सृजित हुई है। उक्त विधानसभा क्षेत्र के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2022 एवं रबी 2022-23 के लिए 207 फसल बीमा पॉलिसीज पर नेफ्ट बाउंस खाते एवं आधार से सत्यापित न होने के कारण लंबित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी 2023-24 के लिए बीमा क्लेम आकलन पोर्टल के माध्यम से गणनाधीन है। जी हां, बकाया बीमा क्लेम वितरित कराए जाने हेतु भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में वैकल्पिक खातों में बीमा क्लेम वितरित कराने हेतु बीमा कंपनियां एवं जिलों को निर्दिष्ट किया गया है। माननीय पूरा प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं कृषि मंत्री जी किरोड़ी लाल जी इसमें नहीं आए सदन में, दूसरे मंत्री जी से जवाब दिलाया जा रहा है, फिर भी कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जो पात्र किसान हैं उनकी सूची मैंने मांगी थी, एक तो सूची नहीं दी है, दूसरा ये है कि विचाराधीन जो पेंडिंग किसानों का जो भुगतान कब तक मंत्री जी करा देंगे, ये मैं सदन के माध्यम से चाहता हूं कि कब तक उनकी सूची दे देंगे और उनका कब तक पेमेंट करा देंगे। बैठिए माननीय मंत्री जी। सूची वाला प्रश्न आपने पहले करवाया था, आपने फिर से नया सवाल किया था बाद में। आपके पूर्ववर्ती सवाल के अंदर सूची आपने मेज पर मांगी थी, लेकिन अब ये जो आपने सवाल अभी नया किया उसी का मैंने आपको जवाब दिया है अध्यक्ष जी के मार्फत। और जैसा कि अभी बताया गया है कि वैकल्पिक खातों का बीमा क्लेम, जो खाते बाउंस हो जाते हैं उनका नया वैकल्पिक गांव के अंदर जाकर के कैंप लगाती है बीमा कंपनियां, और कैंप लगा करके उनके नए वैकल्पिक खातों का मिलते ही उसका जल्दी से जल्दी आपका क्लेम दिलवाया जाएगा। वैसे आपका जैसे कि बताया 207 लोगों का 20,000 रुपये 20,199 रुपये का ही क्लेम बाकी है आपकी विधानसभा में। माननीय अध्यक्ष महोदय, खाते तो कभी बाउंस होते ही नहीं है, मंत्री जी गलत जवाब दे रहे हैं। चेक बाउंस होते हैं, खाते कोई बाउंस होते हैं क्या? मैंने नेफ्ट का बोला है, नेफ्ट नहीं आपने कहा है नहीं खाते बाउंस होते हैं, आपने ये कहा है खाते तो बाउंस होते ही नहीं है। मैंने नेफ्ट का बोला है, नेफ्ट जो बाउंस हो जाता है, जो उनके खाते के अंदर नहीं खाते पहुंचता। कभी बाउंस नहीं होते। माननीय सदस्य और कोई खाते प्रश्न कभी पूछिए। बाउंस माननीय होते सदस्य आप सवाल पूछिए। माननीय सदस्य प्रश्न खाते पूछिए। कभी बाउंस नहीं होते, चेक बाउंस आप होते हैं। प्रश्न पूछो अगला। कह दिया उन्होंने क्वेश्चन। और मेरा प्रश्न तो ये है कि उन किसानों की सूची दी जावे, इनने जो गोलमोल जवाब दिया है ये गोलमोल जवाब नहीं चाहिए। कितने किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम हुआ और भुगतान कब तक करा देंगे, ये एक निश्चित समय महीने में 2 महीने में करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, ये मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। बैठिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य को आपके मार्फत बताना चाहता हूँ, कुल इनकी टोडाभीम विधानसभा क्षेत्र में 3,12,088, ये मैं जवाब दे चुका हूँ आपको। इसमें क्या हो गया? श्रीचंद कृपलानी, आपको सूची आपको मिल जाएगी। कृषि संख्या 311। चले। मंत्री जी से पूछना चाहूँगा
क्योंकि विषय जो है लगातार कई सदस्य माननीय इधर के भी लगातार लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा में किसानों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो कोई सरकार की ये योजना है कि चरणबद्ध रूप से या तय समय सीमा करके सभी किसानों को एक साथ या कोई कैंप लगा के आप सबका भुगतान कराएंगे? कब तक कराएंगे, एक तो आप ये बता दें। दूसरा, राजस्थान के अंदर किसानों को खुद के लिए भी उनकी डेथ हो जाए तो 10 लाख रुपए की सहायता सरकार देती है, तो वो भी बीमा होता है, तो वो भी बीमा सरकार ने करा रखा है कि नहीं करा रखा है, ये भी जानकारी मैं चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत बताना चाहूँगा, कुल राजस्थान प्रदेश के अंदर 11,31,47,000 इतनी पॉलिसियाँ हुई है और सभी किसानों का जो भुगतान, मैंने जैसा कि पूर्ववर्ती सदस्य को अभी बताया था कि जिन जिन खाते नेफ्ट बाउंस हो जाते हैं उन खातों के लिए भारत सरकार द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं और यहाँ से राजस्थान सरकार उनको डिटेल भेजने के बाद में वापस बीमा कंपनियाँ यहाँ पर अपने कैंप लगाती है। कैंप लगाने के बाद में उनके वापस वैकल्पिक खातों की जैसी संख्या मिलती है उनको वापस पैसा देने की व्यवस्था हमेशा सदैव की जाती है। इसमें अलग अलग साल के क्लेम चलते रहते हैं और क्लेम जो पीछे शेष बच जाते हैं वो आने वाले समय में लगातार क्रमबद्ध उनको दिए जाते हैं। आप ये पूछें कैंप लगाएंगे कि नहीं? बिल्कुल साहब, मैं अभी पहले पूर्ववर्ती जवाब दे चुका हूं कि आपका हो गया, आप जल्द से जल्द कैंप लगाने का हम ऑलरेडी निर्दिष्ट कर चुके हैं। बीमा है कि नहीं 10 लाख रुपए का आज की तारीख में? अगला प्रश्न पुकार लीजिए। अध्यक्ष जी, ये भी जरूरी है, कई किसानों की मौत हो गई, उनको 10 लाख रुपए क्लेम मिलता है, वो नहीं मिल पा रहा है। कृपया सदन को अवगत कराएं कि बीमा करा रखा है कि नहीं करा रखा है। बताएं, कुछ कहेंगे मंत्री जी? करा देंगे साहब। चलिए अध्यक्ष महोदय, अरे प्रश्न पूछो। मैं है या नहीं है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। आप तो पूछो। अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न का जवाब तो पढ़ लिया है। क्वेश्चन तो अच्छा जवाब पढ़ लिया, जवाब देख लिया मैंने। आप पूरा जवाब देख लिया मंत्री महोदय। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, पूरक प्रश्न, जवाब मैंने देख लिया है। मेरा अध्यक्ष महोदय आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय को यही निवेदन है, नॉर्म्स तो मैंने इसमें देख लिए, लेकिन निम्बाड़ा और छोटी साड़ी और निम्बाड़ा से प्रतापगढ़ का रोड जो 85 किलोमीटर दूर है, इधर निम्बाड़ा से मंगलवाड़ रोड जो 55 किलोमीटर दूर है, चित्तौड़ निम्बाड़ा रोड, नीमच रोड, बड़ी साड़ी रोड, उसके सेंटर में छोटी साड़ी और निम्बाड़ा है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 वर्षों में 400 लोग मर चुके हैं वहाँ पर निम्बाड़ा प्रतापगढ़ रोड। पूछिए। और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि चूंकि निम्बाड़ा हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय बने अभी उनको 4 साल हो गए, क्या सरकार उसमें ट्रॉमा सेंटर खोलने का विचार रखती है कि नहीं? ठीक, माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का जो प्रोग्रेस हो रहा है, हाईवेज बढ़ रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है, उसके देखते हुए ट्रॉमा सेंटर्स ज़्यादा बनना बहुत आवश्यक है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उसके तहत कहीं भी एक्सीडेंट हो तो 50 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर एक ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि हर 100 किलोमीटर के अंदर एक ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए ताकि 50-50 किलोमीटर यूं कवर कर सकें। आपने जो अभी बोला था कि इनको जो 2 ट्रॉमा सेंटर्स की मांग करी थी, एक निम्बाहेड़ा के अंदर और एक आपने दूसरा और बोला था आपने छोटी सादड़ी के अंदर। अभी जो भूगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर ट्रॉमा सेंटर है, वो आपके निम्बाहेड़ा से खाली 32 किलोमीटर है। गंगरार के अंदर ट्रॉमा सेंटर है जो आपके निम्बाहेड़ा से 59 किलोमीटर्स है। कटुंदा ट्रॉमा सेंटर है जो 91 किलोमीटर है आपके निम्बाहेड़ा से। छोटी सादड़ी जो है वो केवल 57 किलोमीटर है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रतापगढ़ से। इसमें ऐसा है कि कटुंदा जो है आपके और चित्तौड़ के जो ट्रॉमा सेंटर है जो पहले के बने हुए हैं उसके अंदर खाली आपके पास 6 स्टाफ में से खाली 1 ही है। और जो दूसरे जो है आपके गंगरार और रावत भाटा जो भी आपके नज़दीक पड़ते हैं वो ट्रॉमा सेंटर के अंदर 6 में से 6 पद रिक्त है, मतलब ट्रॉमा सेंटर इज नॉन एग्जिस्टेंट। मैं माननीय सदस्य को यही बोलना चाहूँगा कि अभी जितने भी नए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बन रहे हैं
जिनका कार्य शुरू हो गया है और जो प्रस्तावित है, उनके अंदर ट्रॉमा सेंटर जो है वो इनबिल्ट रहेगा। इट विल बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। लेकिन और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है, इन्होंने जो है प्राइमरी ट्रॉमा सेंटर्स हाईवेज पे 100 बना चुके हैं राजस्थान के अंदर। बेसिकली मेरा ये कहना है कि ये प्रस्तावित है, हमारे फाइनेंस पोजीशन सब देखकर कि जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो हैं जहां ट्रॉमा सेंटर्स नहीं बन चुके हैं पहले, हमें उनको भी एड्रेस करना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि सब जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो छूट गए हैं, जो ये नई नीति नहीं बनी थी, अब आगे तो ट्रॉमा सेंटर्स हॉस्पिटल के साथ ही बनेगा डिस्ट्रिक्ट के साथ, उनको जो है उनकी सूची लेकर, उसका बजट लेकर उनको प्राथमिकता से करेंगे। माननीय सदस्य हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विश्वास दिलाया है कि जो जिला चिकित्सालय बने नए, उनमें ट्रॉमा सेंटर खोलेंगे। लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय आपके मार्फत मंत्री जी को कहूँगा कि आप पहले देखिए, आपने जितने भी ट्रॉमा सेंटर चित्तौड़ जिले के बताएं, वो मापदंड से बने कि नहीं बने। आप 100 किलोमीटर का मापदंड बता रहे हो, उधर कोई 30 किलोमीटर पे, कोई 25 किलोमीटर, लेकिन निम्बाड़ा और जो प्रतापगढ़ की दूरी है वो 87 किलोमीटर की दूरी है और 87 किलोमीटर पर कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है और इतनी दुर्घटनाएं हो रही है। मैं डोटासरा जी आपको भी कहूँगा कि आपके ही नेता ने एक रोड बनाया था, वो सारे रोड का सत्यानाश कर दिया, खड्डे पड़ रहे हैं, रोज एक्सीडेंट। कांग्रेस के राज भी रोड, ठेकेदार भी कांग्रेस का था। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री से निवेदन करूंगा कि निम्बाड़ा या छोटी साड़ी में ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे तो लोगों को राहत मिलेगी। इन पे विचार करना। माननीय अगला प्रश्न छगन सिंह। मंत्री जी को बोलने दो ना साहब। निम्बाड़ा वालों की भी चिंता करना। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना दिया। प्रश्न संख्या 90। हाँ, सिफारिश करता हूँ। हाँ, आपकी सड़क आप चलिए, अगला प्रश्न हो गया। अब माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, तक शिक्षा मंत्री जी ने माफी नहीं मांगी है। ये सदन में माफी नहीं मांगेंगे जब तक हम बोलने नहीं देंगे। इनको सदन से माफी मांगनी पड़ेगी, सदन से माफी मांगनी पड़ेगी मंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को माफी मांगनी पड़ेगी। किस प्रकार के बयान दे रहे रोजाना, एक प्रदेश का शिक्षा मंत्री किस प्रकार की भाषा का यूज करता है, किस प्रकार से दूसरे समाज के लिए शब्दों का प्रयोग करता है। ऐसे शिक्षा मंत्री को पद पर रहने का अधिकार नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार को आप निर्देश दीजिए कि इनको सद्बुद्धि आए, इनको सद्बुद्धि आए कि ये जनता के हित की बात करे, न कि आपस में एक दूसरे समाज पर छींटाकशी करे। ये आजकल ऐसा लग रहा है कि विद्यालय कर्मोन्नत के मापदंड क्या क्या है वो बताएं। अन्य अपनी सीट मत छोड़िए, आपको भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, कल भी इनका बयान आया है, परसों भी मंत्री का बयान आया है, उससे पिछले रोज भी मंत्री का बयान आया है। 14 मुकदमे इन पे दर्ज हैं और ये दूसरे लोगों को शिक्षा देते हैं, खुद शिक्षा नहीं लेते तो बच्चे को क्या शिक्षा देंगे। ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसा शिक्षा मंत्री हमारे हैं जो हमेशा दूसरों के लिए अपशब्द यूज करता है, दूसरे लोगों की कोई हैसियत नहीं समझता है, जो मर्जी जो मुंह में वो बोलता है, शब्दों पे जिसका कंट्रोल नहीं है और वो इस देश के भविष्य का क्या ध्यान रखेंगे। क्या राजस्थान के बच्चों को शिक्षा देंगे, क्या सिखाएंगे जिनका विजन आज शिक्षा मंत्री बनने के बाद में 1-2 लाइन जिनकी शिक्षा पे नहीं आई हो, 2 लाइन जो शिक्षा पे नहीं बोले हो, 2 लाइन जो शिक्षा को किस प्रकार से मजबूत किया जाए उस पे नहीं बोले हो। और धन्यवाद। इसी प्रकार से शिक्षा मंत्री को तुरंत हटाया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए केवल 9 है और इसी प्रकार से देवकी में छात्रों की संख्या 11 और छात्राओं की संख्या 18 है, इसलिए केवल माननीय अध्यक्ष जी, प्रकार से माननीय अध्यक्ष जी, बागुंडा में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये बहुत ही गंभीर सवाल है। राजस्थान के जो नौनिहाल जो बच्चे हैं, श्री हरि सिंह रावत। अरे अभी हो गया भैया, हो गया। प्रश्न संख्या 91। माननीय मंत्री जी।
सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी स्थान पर न्यायालय का कार्यान्वयन माननीय उच्च न्यायालय के परामर्श प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंड के अनुसार उस क्षेत्र के अपर जिला न्यायालय स्तर के 1000 से 1200 प्रकरण लंबित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही की जा सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न में समझ मेरा जो है ना सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का जवाब दे दे। पर वो तो बोल पूरा उत्तर सुन लिया? हाँ, वो समझ गया। पूरा उत्तर हो गया आपका? सप्लीमेंट्री जवाब दे वो दो। तो जब शुरू करें, वो शुरू करते ही पहले कह दो कि उत्तर पढ़ लिया तो बात अलग है। पूरा पढ़ने दो। आप एक बार शुरू किया। वर्तमान में भीम मुख्यालय पर जैसे पुकारो, आपने कहते पढ़ा हुआ है। वरिष्ठ न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को एडीजे अपर जिला न्यायालय में कर्मोन्नत करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त सूचना के अनुसार भीम मुख्यालय पर वर्तमान में एसीजेएम न्यायालय स्थापित है और इसे एडीजे न्यायालय में कर्मोन्नत करने का प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय में लंबित नहीं है। भविष्य में माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त परामर्श प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदंड के अनुसार भीम क्षेत्र के अपर जिला न्यायालय स्तर के 1000-1200 प्रकरण लंबित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही न्यायालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा। माननीय सदस्य, पूरे प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बैठ के बात करिए, कहीं करनी आपस में बैठ के तो कर सकते हैं, ये तो मुझे पता है। अध्यक्ष महोदय, अरे इधर बैठे। अरे बैठिए, अरे बैठिए, हो गया, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, बैठिए। हाँ, पूरा। अरे आपका समय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मेरा एक ही क्वेश्चन है। मेरी विधानसभा राजसमंद जिले से 100 किलोमीटर दूर स्थित है और मेरे वहाँ पे 2 एसीजेएम कोर्ट है और अभी आए नए कानून के अंतर्गत अभी कई ऐसे छोटे छोटे परिवाद है, वो परिवाद के लिए भी उन्हें वहाँ राजसमंद जाना पड़ेगा 100 किलोमीटर परिधि की वजह से। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय निवेदन है कि या तो वहाँ एक कोर्ट एडीजे कोर्ट खोले, अगर नहीं है तो कम से कम वहाँ पे हमारे एक कानून व्यवस्था बनी रहे, परिवादियों को सुनवाई के लिए कम से कम एक हमारा कैंप कोर्ट की व्यवस्था करवा दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, भीम से आने वाले माननीय सदस्य का एक कथन पूर्ण रूप से सही है कि इनके यहाँ जितने भी लिटिगेंट है उनको करीब 100 किलोमीटर राजसमंद जाना पड़ता है, परंतु भीम क्षेत्र के अपर जिला सेशन न्यायाधीश स्तर के सिर्फ 153 सिविल केसेज है और 213 फौजदारी केसेज है, तो कुल 366 केसेज ही है। फिर भी चूँकि दूरी है और प्रकरण भी बढ़ रहे हैं, तो सरकार माननीय राज्य उच्च न्यायालय से परामर्श कर इस संबंध में गंभीरता से विचार करेगी कि आपके यहाँ कैंप कोर्ट खोला जाए। इस संबंध में गंभीरता से विचार करें, जो भी हितोचित निर्णय होगा उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। धन्यवाद। श्री छोटू सिंह। माननीय क्वेश्चन संख्या 92। माननीय मंत्री जी। आदरणीय मेरा क्वेश्चन का जवाब आ गया। पूरे प्रश्न। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जैसलमेर पशुपालक क्षेत्र है और जिसमें से भी मैंने क्वेश्चन पूछा है 2019 से करके 2023 तक करा रोग से और लंबी बीमारी से कितने पशु मरे हैं, उसमें से आपका उत्तर है कि 593 पशु मरे हैं। प्रत्येक पशु का पूर्व सरकार का ये नियम था कि 40,000 रुपये उसको मुआवजा अनुदान दिया जाएगा। माननीय, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 593 ही पशुओं को क्यों दिया गया, बाकी 921 को क्यों नहीं दिया गया? इसके बारे में माननीय मंत्री जी मुझे बताएं कि 921 पशु क्यों नहीं दिया गया। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जिला जैसलमेर में वर्ष 2019 से 23 के मध्य कर्रा रोग से कुल 432 गोवंश की मृत्यु हुई और लंपी से 982 की मृत्यु हुई। अरे माननीय सदस्य, प्रश्नकाल चल रहा है।
आप राजा, ये मेरा काम है। अरे ये मेरा काम है, ये काम मेरा है, आपका नहीं है। आप बैठिए, मेरा काम मेरे को करने दें, मेरा काम मेरे को करने दें। आपसे ज्यादा है, अरे आप जब थे उससे ज्यादा डबल ध्यान है। बैठिए, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्रा रोग से मृत्यु के लिए जो पशुओं की मृत्यु हुई, इसमें अनुदान का कोई प्रावधान नहीं था, और लंपी से जो मृत्यु हुई उसमें अनुदान का प्रावधान था। प्रति पशु 40,000 का अनुदान का प्रावधान था। इसलिए लंपी से जो मृत्यु हुई उनको अनुदान दिया, बाकी को नहीं दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय प्लीज, माननीय लंपी रोग से भी 392 गायें, फिर उनका क्यों नहीं दिया गया? चलो करा रोग से नहीं देते हो, लेकिन लंपी का तो आपको 593 का दिया, जबकि आपकी घोषणा 982 थी। उसमें क्यों भाई भतीजावाद हुआ? गाय थी, गाय मर गई, उसको सभी को देना था, फिर ये क्यों, ये भिन्नता क्यों आई पूर्ववर्ती सरकार में? मैं माननीय इस चीज की कुछ ना पूछना चाहता हूँ, वो जवाब दो मुझे। आजा प्रश्न उत्तर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जब कर्रा रोग हुआ वह 2022 में हुआ था, और कर्रा रोग से जो गोवंश की मृत्यु हुई थी, ज़्यादा संख्या में हुई थी। पूर्ववर्ती सरकार ने सही समय पर घोषणा भी नहीं की मुआवजे की, बाद में 6 महीने बाद में घोषणा की। उस कारण से कम आंकड़े आए, और जितने आंकड़े आए उनको दिया गया, बाकी का नहीं दे पाए। ये पहले वाली घोषणा थी। अभी और बाकी भी अगला बाकी यदि अभी हम यदि इसमें कोई बाकी रहा होगा तो हम जांच करवा लेंगे और वंचित लोगों को दिला देंगे। अगला प्रश्न है कि चंद्रभान सिंह। प्रश्न संख्या 93। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 उदयपुर संभाग में कारागार कैदियों को रखने की क्षमता एवं विगत 3 वर्ष में रखे गए कैदियों की जिलेवार, कारागारवार, क्षमतावार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। प्रश्न खंड 2, जी हाँ, उदयपुर संभाग की कुछ कारागृहों में क्षमता से अधिक बंदी निरुद्ध रखे गए हैं। कारागृहों में जनाधिक्य की स्थिति होने पर अन्य कारागृहों में बंदियों की स्थानांतरित किया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। खंड 3, जिला कारागृह चित्तौड़गढ़ में 80 बंदी क्षमता की नवीन बैरक बनाए जाने हेतु कार्यकारी एजेंसी RPIDCL को महानिदेशालय ने कारागार द्वारा दिनांक 17/10/2022 को बैरक का नक्शा अनुमोदित कर शीघ्र निर्माण कराए जाने हेतु लिखा गया है। जिला कारागृह चित्तौड़गढ़ में 80 बंदी क्षमता की नवीन बैरक बनाए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। भविष्य में वित्तीय संसाधनों एवं भूमि की उपलब्धता तथा कैदियों की संख्या के आधार पर गुणावगुण का परीक्षण कर जिला कारागृह चित्तौड़गढ़ की क्षमता बढ़ाने पर विचार किया जा सकेगा। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ जेल व NDPS के कारण वहाँ काफ़ी कैदी 1-1 महीने 2-2 महीने की सज़ा होने पर भी दूसरे जेलों में शिफ्ट किया जाता है। मेरा अध्यक्ष जी के माध्यम से मंत्री महोदय से कहना है कि वहाँ ज़मीन भी अलॉटमेंट हो रखी है, पर जिस ज़मीन अलॉटमेंट हो रखी है उस ज़मीन पर कब्जे हैं, तो हम दूसरी ज़मीन को अलॉटमेंट करवा कर, क्योंकि आपने वहाँ अलॉटमेंट कर रखी है नई जेल के लिए, क्योंकि वो कैपेसिटी नहीं होगी, तो 1-1 2-2 महीने की सज़ा होने के पर भी हमारे कैदी को बाहर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो आप इतना आश्वस्त करते हैं हम दूसरी जगह उस ज़मीन का स्थानांतरण करवा दें, दूसरी जगह ज़मीन अलॉटमेंट करवा दें। कोई पिछले 4 साल से बिना स्वीकृति हुआ बिल्डिंग पड़ी है, तो आप दूसरी जगह ज़मीन दिलवा कर उसकी नई बिल्डिंग बनवा दें, तो हमारे जो कैदी बाहर हैं वो नहीं आ पाएंगे, और जो कैपेसिटी है जेल की उससे 2 गुना 3 गुना वहाँ कैदी हैं, तो इससे संतुष्टि मिलेगी। इसलिए आप उस जमीन को खाली नहीं करवा पाएंगे, दूसरा करवा दें। तो इसलिए मेरा अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना आपसे विनती है कि मंत्री महोदय को मनाए दूसरी जगह आप शिफ्ट करवा दें। श्री धर्मपाल। हो गया सुझाव दे दिया आपने, मान लिया? नहीं माना कहा, पूरा बताओ तो सर। चलो बैठो, बोलिए आप कुछ। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2023 में 430 जो है कैदी,
उन्हें चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट जेल से आसपास वाले जेल्स में शिफ्ट किया। 2024 में 125 कैदियों को शिफ्ट किया। जो चित्तौड़गढ़ का जो डिस्ट्रिक्ट जेल है अभी, उसके अंदर क्षमता है उसकी 338, 519 कैदी हैं, तो ओवरक्राउडेड तो है ही। ग्राम सेगवा जो बिल्कुल शहर से जुड़ता है, वहाँ 2.6 हेक्टेयर जो ज़मीन आइडेंटिफाई करी हुई है, लेकिन वहाँ पर जो है जनता अतिक्रमण की वजह से उसको अपोज कर रही है। तो मैं माननीय विधायक महोदय से कहूँगा कि आप लोग जेल डिपार्टमेंट की मदद करें, ताकि आपके जो दोस्त जो हैं जेल में जो भी हैं वोटर्स, वो दुख भी नहीं पाए और उनको दूर भी नहीं भेजा जाए। चलिए, श्री धर्मपाल, इसे एक मिनट देखो, हो गया आप श्री धर्मपाल पूछे, आपको उत्तर दिला दिया। माननीय सदस्य, माननीय आप नहीं, माननीय धर्मपाल नाम पुकार दिया, नाम पुकार लिया, बोलिए। अध्यक्ष जी, सवाल नंबर 94। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पहला जो इन्होंने प्रश्न किया है, जी हाँ, आकाशीय बिजली सहित अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से पशुओं की मृत्यु होने पर पशुपालक को भारत सरकार द्वारा दिनांक 10/10/2022 को जारी एसडीएफ नॉर्म्स के अनुसार सहायता दिए जाने का प्रावधान है। एसडीआरएफ नॉर्म्स के प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है। विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में विगत 5 वर्षों में 2019 से 31 दिसंबर 2023 तक अधिकृत प्राकृतिक आपदाओं से पशु मृत्यु होने पर 16 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 11 आवेदन पत्र एसडीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार स्वीकृत कर 2,57,000 राशि की सहायता उपलब्ध करवाई गई। मेरा प्रश्न है अध्यक्ष जी, मैं एक निवेदन कर रहा था। विधानसभा क्षेत्र में बांसियाल खेतड़ी एक रिजर्व कंजर्वेशन है, उसमें आए दिन बड़ी संख्या में पशुपालकों के भेड़ बकरियों को जानवर खाते हैं। इसमें बघेरा है, सियार है, तेंदुआ है। ये रिजर्व कंजर्वेशन होने के कारण मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि आप इस मवेशियों को जो पशुपालकों के खाते हैं उनको एसडीआरएफ में शामिल कर सकते हैं या नहीं। हम वन विभाग से जब सवाल करते हैं तो वन विभाग कहते हैं कि 2-3 साल में एक बार बजट अलॉट होता है, और उस बजट के अभाव के कारण हम पशुपालकों की मदद नहीं कर पाते। ऐसे मेरे पास बहुत ज़्यादा केस हैं, लगभग 7 केस तो ऐसे हैं जिसमें 22 भेड़ भी। आप तो प्रश्न पूछा ना, उत्तर आने दीजिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 10/10/2022 को एसडीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार प्राकृतिक आपदा में पशुओं की मृत्यु होने पर सीमांत किसानों और भूमिहीन पशुपालकों को जो दुधारू पशु हैं, उसमें भैंस, गाय, ऊँटनी, याक, मैथुन, उसके लिए 37,500 रुपये का जो प्रावधान है। उसके बाद में भेड़ के लिए 4,000 रुपये, बकरी सूअर के लिए, गैर दुधारू पशु के लिए 32,000 रुपये, ऊँट, घोड़ा, बैल 20,000 रुपये, बछड़ा, गधा, टट्टू, खच्चर, हेपर। इसके लिए जो नॉर्म्स बने हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 12 आपदाएं ऐसी हैं और स्टेट की 2 आपदाएं हैं, उसको इस सूची में इन्वॉल्व किया गया है। इसके लिए मैं सरकार की तरफ से जो भी नॉर्म्स में होगा उसको कराने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष जी, मेरा एक पूर्व प्रश्न और है, मैंने एक ही प्रश्न किया है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अग्निकांड के अंदर जब कोई व्यक्ति या किसी के घर का सामान या फिर मवेशी मर जाती है, उसका कितने दिन में मुआवजा देने का प्रावधान है? समय अवधि बताएं। माननीय मंत्री जी, मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से 2019 से लगाकर 2023 तक जो आवेदन प्राप्त हुए थे 16, उसमें से हमने अभी तक 6 आवेदन जो स्वीकार किए, उसमें से सबसे पहले खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में नंदलाल भागीरथ जी, कालोटा निवासी खेतड़ी, उसको 30,000 की सहायता दी गई। हिम्मत सिंह जी, जगनाराम जी निवासी ताल, 3 बकरी थी उनकी, 9,000। मैं समय अवधि की बात कर रहा हूं अध्यक्ष जी। पूछ रहे हैं, ये किसको पूछ रहे हैं? समझता हूं कि जल्दी जो भी
नॉर्म्स में आएगा उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे। श्री कमल लाल। प्रश्न संख्या 249। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 मेडिकल कॉलेज 12 एवं संबंध चिकित्सालय के निर्माण कार्य की कार्यकारी एजेंसी राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम RSRDC है। कार्यकारी एजेंसी RSRDC द्वारा मुख्य कार्य संवेदक मैसर्स रमेश कुमार बंसल को कार्यादेश दिनांक 22/7/22 को के द्वारा दिया गया है एवं कार्यादेश के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि 22/7/2022 है। कार्य दिसंबर 2024 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। 31 मई 2024 तक मेडिकल कॉलेज का स्ट्रक्चर कार्य पूर्ण किया जाकर फिनिशिंग एवं कैंपस विकास का कार्य प्रगति पर है। मेडिकल कॉलेज 12 में NMC के निर्धारित मापदंडों के अनुसार LOP लेटर ऑफ परमिशन स्तर का कार्य 31 जुलाई 2024 तक पूर्ण कर वर्ष 2024-25 में शैक्षणिक सत्र प्रारंभ किया जाना प्रक्रियाधीन है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा पूर्व प्रश्न है, क्या NMC के लिए रेटिंग बोर्ड में क्यों पिछड़े, या फिर NMC में LOI के लिए आवेदन करेंगे? नहीं तो किस स्तर पर गलती हुई, कब और क्या कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नागौर, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, झुंझुनू और 12 2024-25 में कंप्लीशन के इसका जो हमारा प्रोग्राम था, इसमें ये मैसेज रमेश कुमार बंसल की वजह से देरी ज़रूर हुई, उससे नुकसान भी हो रहा है सरकार को, और RSRDC इसको का नियंत्रण कर रही है। और जो पेनल्टी क्लॉजेज हैं 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट और बैलेंस जो ओवररन होगा दैट विल बी बोर्न बाय द कंपनी। उसकी तरफ से ये भी अपील आई है कि साहब मुझे टाइमली पेमेंट नहीं दिया गया, तो ये RSRDC इसकी छानबीन करके जो पेनल्टी इम्पोज करनी है वो पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। और 31/7/2024 को हम LOP NMC से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो जितनी भी बिल्डिंग्स जो बनी हुई हैं, क्लासरूम्स बने हुए हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी ऑलमोस्ट रेडी स्टेज में है, हम कम से कम इसको पहले चरण में इस कॉलेज को हम शुरू कर सकें। जुलाई 2024 में दिसंबर तक इसका कार्य पूरा होने की संभावना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, क्या प्राइवेट उस कॉलेज की जमीन पर 1 प्लॉट पर मेडिकल कॉलेज की LOI जारी होती है, क्या प्राइवेट जमीन मालिक की समर्पण शुदा 7.6 बीघा जमीन का मुआवजा या मालिक भैया द्वारा खुद व्यवसाय करने की अनुमति देंगे, तो एक प्लाट कैसे रहेगा, फिर LOP कैसे मिलेगी? बैठिए। नहीं RSRDC से जो है हम पूरी डिटेल्स मंगा लेंगे और उसके बाद में माननीय सदस्य को इसके बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। नेक्स्ट श्री कल्पना देवी। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 829, मैं पूरक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे प्रश्न में स्पेसिफिक केवल नियम 215(2) के तहत ये सवाल पूछा है। ये मैं नहीं पूछ रही कि कर्मचारी के अग्रिम राशि के रूप में जानकारी नहीं जानना चाहती हूँ, वो नियम 215(1) के तहत कर्मचारी को लेके है। मैंने नियम 215(2) के तहत ये प्रश्न करा है जिसका मुझे जवाब चाहिए था। तो इसके तहत मैंने ये पूछा है कि कोटा जिला में किसी भी पंचायत समिति व जिला परिषद के तहत किसी भी विनिर्दिष्ट कार्य व सुकर्मों के लिए एडवांस नहीं लिया गया है क्या? पंचायत वाइज विवरण सदन पे रखें, ये मेरे को जवाब नहीं मिला है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 215
माननीय आप तो उत्तर दीजिए। दो के तहत उत्तर देना उनका अधिकार है, उत्तर देना उनका अधिकार है। अधिकतम प्रश्न पूछा है 3 मास के भीतर समायोजित करना जाएगा। ऐसा न होने पर अस्थायी गबन की श्रेणी में आएगा। लोकतंत्र में, संविधान में विश्वास रखते हो तो मंत्री जी का उत्तर देना अधिकार है। आएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक इस 2015 के तहत किसी भी प्रकार का एडवांस नहीं दिया गया है, परंतु फिर भी यदि माननीय सदस्य को ऐसा लगता है कि एडवांस दिया गया है तो मैं सारे मामले की जांच करवा लूंगा और जो अधिकारी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहती हूं कि अगर आप इसके लिए जांच कराएंगे तो कब तक ये जांच कराएंगे, इसका जवाब मुझे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, इस सारे पूरे मामले की जांच 20 दिन के अंदर करवा लेंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। अन्य प्रश्न श्री मोतीराम, श्री मोतीराम। अगला प्रश्न श्री अर्जुनलाल जिंगर। अब मैंने कहा नहीं, लाइन में आ जाओ, बोलोगे नहीं तो सीट से नहीं होगा। अगला प्रश्न अर्जुनलाल जिंगर, प्रश्न संख्या 97। माननीय मंत्री जी, अब नहीं हो तो हो गया नाम। 97 आप सदस्य सड़क सीट पे नहीं रहते हो, आपने पुकार लिया। माननीय मंत्री जी, अगला प्रश्न हो गया। इस तरह नहीं चलेगा, आप रोज भी करो और अगला प्रश्न भी नहीं पूछो। 2 अधिकारी से या तो बैठो। 9 अर्जुनलाल जी ने बोलो, मैंने पुकार लिया। 9 आपका गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा थोड़ी होगा, आप जो चाहो सो करो और हमें उसमें खंड 1 जी नहीं, वर्तमान में इस प्रकार का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। गौशाला, नंदीशाला, काजी हाउस में संधारित गोवंश को भरण पोषण हेतु सहायता राशि तथा गौशाला में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु अनुदान दिया जाता है। खंड 2 जी नहीं, वर्तमान में इस प्रकार का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। गौशाला, काजी हाउस में संधारित निराश्रित गोवंश को भरण पोषण हेतु वर्तमान में 1 वर्ष का पूर्व का पंजीयन तथा न्यूनतम 100 गोवंश होने पर वित्तीय वर्ष 2019-20 से बड़े गोवंश हेतु 40 रुपये तथा छोटे गोवंश हेतु 20 रुपये की दर से तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 से 270 दिवस की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। ये आगे से नंदीशालाओं में नर गोवंश और गौशालाओं में अपाहिज व अंधे गोवंश के भरण पोषण हेतु सहायता राशि 12 महीने दिए जाने का प्रावधान है। खंड 3 जी नहीं, महात्मा गांधी नरेगा एक्ट 2005 के तहत न्यूनतम रोजगार की गारंटी दी जाती है तथा यह व्यक्तिगत लाभार्थियों की योजना है, जबकि गौशालाओं का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। खंड 4 जी हाँ, नंदियों को बचाने के लिए ग्राम पंचायत गौशाला, पशु आश्रय स्थल, जन सहभागिता योजना तथा पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला जन सहभागिता योजना संचालित की जा रही है। उक्त दोनों योजना अंतर्गत आवेदन प्राप्त करने एवं पात्र संस्था का चयन करने के लिए जिला स्तर पर निविदा आमंत्रित की जाती है। चयनित संस्था के साथ अनुबंध किया जाता है। योजना अंतर्गत प्रावधित राशि क्रमशः 1 करोड़ एवं 1.57 करोड़ का तकमीना प्राप्त किया जाता है। तकमीना अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति जिला संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग के स्तर पर जारी की जाती है। चयनित संस्था द्वारा योजना में प्रावधित राशि ₹1 करोड़ एवं 1.57 करोड़ का 10% राशि का संस्था के हिस्से का कार्य संस्था द्वारा करवाया जाता है। 10% कार्य पूर्ण होने के उपरांत राज्यांश की प्रथम, द्वितीय व तृतीय किस्त जारी किए जाने का प्रावधान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या सरकार बड़े गोवंश को अनुदान के रूप में 40 रुपया और छोटे गोवंश को 20 रुपये देती है? क्या ये अनुदान बढ़ा करके 50 रुपये और 30 रुपये करना चाहती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुदान बढ़ाने की हमेशा
गायों के अनुदान के प्रति हमारी सरकार संवेदनशील है और हमेशा अच्छे निर्णय लेने की मंशा रखती है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार अनुदान बढ़ाया जाता है, तो भविष्य में जैसी वित्तीय संसाधनों की हमारे पास में उपलब्धता होगी उसी अनुसार हम निर्णय भी लेंगे। एक प्रश्न हो गया। आप मेरा जो श्री अजय सिंह, नहीं सर, दो हो गए ना? नहीं, चल पूछो दूसरा पूछो। माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, क्या कांग्रेस के राज्य में फर्जी गौशालाएं बता करके तो ही नहीं, जो गायों का अनुदान खाने वाले, चारा खाने वाली संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने पर मंशा रखती है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में कई गौशाला ऐसी थी जो फर्जी अनुदान उठा रही थी, तो जैसलमेर जिले में हमने जांच करवाई और उसमें 12 गौशाला ऐसी हुई जिसमें फर्जी अनुदान का मामला आया था जांच में, तो उनमें 12 गौशालाओं के हमने लाइसेंस रद्द कर दिया है और वहाँ हमने पशुपालन विभाग के जो कर्मचारी थे उनको निलंबित भी कर दिया है। और अब पूरे जिले की जो गौशालाओं की जांच के लिए और दूसरे विभाग के कौन कौन से अधिकारी कर्मचारी उसमें लिप्त है, उस जांच को उच्च स्तरीय पर जांच कराने के लिए हमने मुख्यमंत्री जी को लिखा है और उच्च स्तरीय जाँच की हमने मांग की है। शीघ्र ही इसके ऊपर भी निर्णय हो जाएगा। श्री अजय सिंह, धन्यवाद। क्वेश्चन 99। बहुत धन्यवाद मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ, 90 जांच आप पूरे राजस्थान में कराना चाहेंगे? पूरे राजस्थान में जांच कराने की मंशा रखते हैं क्या? बिल्कुल, गंभीर विषय है। जैसलमेर जिले ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए। 99 अध्यक्ष जी, मैं खुद मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। मंत्री अध्यक्ष महोदय, मान्य नेता प्रतिपक्ष को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारे पास जैसलमेर जिले की गौशालाओं की शिकायतें आई थी, इसलिए जैसलमेर का हमने निर्णय लिया है और भी पूरे राजस्थान में कहीं से भी शिकायत आएगी तो हम निश्चित रूप से जांच कराएंगे और दोषियों को नहीं छोड़ेंगे, ये निश्चित रूप से आपको आश्वस्त। माननीय मंत्री जी, हो गया, आपने राजस्थान का क्या कह दिया? माननीय आप कह दिया। माननीय अध्यक्ष जी, हाँ माननीय मंत्री जी, अरे माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, अजय सिंह का कौन उत्तर दे? माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपने जवाब में ये मुझे बताया है कि श्रम विभाग की शुभ शक्ति योजना एवं निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के आवेदन बजट के अभाव में लंबित है। मेरा माननीय मंत्री जी से ये पूछना है कि आपके पास में लगभग 2,500 करोड़ से ज़्यादा श्रमिक उपकर आया था, जबकि आपने उस पर खर्च लगभग 53% ही किया है, तो इसका क्या कारण रहा है कि बजट को होते हुए भी आपने कम खर्च किया है? उसके कारण से हजारों आवेदनकर्ता उसका लाभ नहीं उठा पा रहे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, ये बात इनकी सही है कि पिछले 5 वर्षों में 2019-20 से 24 तक 2,536.94 करोड़ रुपए 2,536 करोड़ 94 लाख की उपकर से आय प्राप्त हुई, जिसमें 1,356 करोड़ 24 लाख रुपए यानी 53% ही योजनाओं में खर्च किए गए। और इसमें वर्षवार विवरण भी है, जैसे 2019-20 में 412 करोड़ आए, 335 करोड़ खर्च किए, 20-21 में 367 करोड़ आए, 324 रुपए व्यय किए, 21-22 में 500 करोड़ की आई हुई, उसमें राशि जमा हुई, उसमें 211 करोड़ ही खर्च किए। 2022-23 में 624 करोड़ के उपकर राशि संग्रहित हुई, जिसमें 192 करोड़ ही खर्च हुए। 23-24 में 760 करोड़ खर्च आई हुई, जिसमें 297 करोड़। मंत्री जी, मेरा मैं आपसे माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, मैं सदस्य बताना चाहूँगा कि नेता प्रतिपक्ष हैं जो माननीय इसी विभाग के रहे, पर यह विषय ये रहा कि उन्होंने योजनाओं में पैसा ही खर्च नहीं किया, और जिसमें बड़े दुर्भाग्य की बात रही कि जो योजना श्रमिक विभाग की प्रमुख योजना थी, जो आमजन को लाभ देने के लिए निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना, जिसमें कोई श्रमिक अपना आवास बना सकता है, जिसके लिए 1.5 लाख की राशि मंजूर थी। दूसरी शुभ शक्ति योजना, जिसमें श्रमिक अपने बेटी अविवाहित बेटी के लिए 55,000 रुपए की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना थी, वो पूर्ववर्ती सरकार ने आते ही दोनों योजना बंद कर दी। और विषय माननीय अध्यक्ष जी, राशि पड़ी होते हुए भी 53% ये श्रमिकों के लिए इन्होंने खर्च किया। ये बताते किस तरह की ये गंभीर सरकार महापुर की सरकार थी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहूँगा
कि जो आवेदन आए हैं उसमें अगर हम उनका आंकड़ा देखें तो रिजेक्शन भी बहुत है। 12,436 आवेदन प्राप्त हुए शुभ शक्ति योजना के तहत और 7,020 आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया गया। 4,367 आवेदन अभी भी पेंडिंग है। मेरा माननीय मंत्री जी से ये पूछना है कि 8 साल हो गए, 8 वर्ष से ज़्यादा समय से लगातार आवेदन पेंडिंग चल रहे हैं और पेंडिंग भी किस कारण से चल रहे हैं? भौतिक सत्यापन के लिए। और मैं मेरे क्षेत्र थामला की एक छोटा देवी मेघवाल है जिन्होंने 2016 में ऑनलाइन अपना आवेदन किया था और अभी भी उनका आवेदन पेंडिंग है भौतिक सत्यापन के लिए। ये बहुत गंभीर है और इस तरह का कोई भी अधिकारी अगर इसमें आपको यह तय करना चाहिए कि 1 महीने में कराओ कि 2 महीने में, और कम से कम ऐसे अधिकारी को आज ही तुरंत सस्पेंड करें आप जो 8-8 साल से इसको निस्तारण नहीं कर रहे। मैं माननीय अध्यक्ष जी को माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि जो आपने बताया कि भौतिक सत्यापन छोटी देवी मेघवाल जी का नहीं किया गया, उस पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि जो आपने 8 साल का विषय रखा, पूर्ववर्ती 5 साल की सरकार थी, जो सोई सरकार थी जिसने कोई कार्य नहीं करे, उसकी वजह से श्रमिकों को बहुत नुकसान हुआ। इस तरह के जो भी कमियां रही है उसको हम दुरुस्त करके आम जन को, श्रमिकों को लाभ पहुंचाएंगे। जो रिजेक्शन हुआ है उसको वापस दिखवाएं। जो रिजेक्शन है उस पर मैं कह रहा हूं कठोर कार्रवाई कराई जाएंगे जांच कराकर। माननीय मंत्री जी से मैं अरे आप बीच में नहीं बोले, ये इनको दी अनुमति, आपको नहीं दी। स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। 13 से 18 और 18 से 23 दोनों कार्यकाल में जो योजनाएं थी उनमें कितना पैसा आपने खर्च किया है? 1 नंबर। दोनों 5-5 साल का आ जाएगा। और जो अब जो भुगतान जिनका पेंडिंग है वो आप कब तक कर दोगे? और शुभ शक्ति योजना आज के समय में बंद है तो किस तारीख से बंद है ये भी आप बता दो। माननीय मंत्री। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप यदि इतने सक्रिय होते तो मेरे ख्याल से प्रश्न पूछ, मैं कह रहा हूं तो आप सुनिए, जवाब सुनिए ना। आप अपने मेरे मुंह पे सब थोड़ी देंगे। आप इतनी गंभीरता आज दिखा रहे हैं, आप खुद इस विभाग के मंत्री थे। यदि गंभीर होते तो ये प्रश्न पूछने का तात्पर्य ही नहीं होता, आपको प्रश्न पूछने का औचित्य ही नहीं होता आपको इस बात का। और आपने जो बात की, आपका बात का हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जल्दी जो आपने प्रश्न राजस्थान की जनता श्रमिकों के लिए उठाए उन पर जल्द तुरंत समाधान हम कराएंगे। बिल्कुल कराएंगे, हम कराएंगे। आप अगला प्रश्न श्री जसवंत सिंह गुर्जर। श्री जसवंत सिंह गुर्जर। माननीय जसवंत सिंह गुर्जर। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, जसवंत सिंह गुर्जर। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, ये प्रश्न नागौर का था और यदि आप पूरे राजस्थान का पूछोगे तो पूरे राजस्थान का आंकड़ा लाके देंगे आपके सामने, पूरा आंकड़ा के साथ लाएंगे। नागौर का प्रश्न था उसका बिल्कुल लाके देंगे आपको। अरे बैठिए श्रीमती इंदिरा। और 5 साल का पूछा, 5 साल का जवाब दिया मैंने और आप कहोगे 10 नहीं, पूरे साल का लाके देंगे आपको। श्रीमती इंदिरा। प्रश्न संख्या 100। माननीय मंत्री जी, श्रीमती इंदिरा। क्या सरकार विधानसभा क्षेत्र बाड़ी में प्रश्न संख्या 319 खत्म होने के बाद कहा था? बैठिए। श्रीमती इंदिरा का प्रश्न उत्तर दीजिए। आपने प्रश्न पूछ लिया ना? हाँ माननीय मंत्री जी। मैं माननीय मंत्री पूरा प्रश्न पूछना चाहूंगी। अरे तो बोले खड़े नहीं होते? अरे हो रहे हल्ला बोले भाई, ये हल्ला मचाएंगे तो मैं प्रश्न पूछूंगा और आगे बढ़ूंगा। प्रश्न संख्या 100 में बोल चुका हूं साहब। चलिए श्री जसवंत सिंह गुर्जर पूछिए। बाड़ी सरकार, क्या सरकार विधानसभा क्षेत्र बाड़ी में पर्यटक विकास हेतु पंचायती कुदिन्ना पंचायत समिति बाड़ी। क्वेश्चन पूछो 100। मैं पहले इनका है, ये आप ही का है क्या? खंड 1 जी नहीं। विधानसभा क्षेत्र बाड़ी के ग्राम कुडीना में स्थित सुवा देवहंस किले का जीर्णोद्धार करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। ये किला राज्य के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधीन संरक्षित स्मारकों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। ये किला वन भूमि में स्थित है जो कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के अंतर्गत धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का भाग है। माननीय सदस्य। मंत्री महोदया, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस समय सेंचुरी घोषित हो गई है बाड़ी में, पर्यटक की दृष्टि से भी इस किले का जीर्णोद्धार होना बहुत जरूरी है। और स्वतंत्र सेनानी देववंश सुवा, जिनकी वजह से इस देश को आज़ादी मिली, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, और उस व्यक्ति के लिए कोई भी किले की अगर मरम्मत नहीं हो, ठीक नहीं हो,
तो सरकार की मंशा मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। आप उसका सर्वे करवाएं, लोगों की आस्था का भी केंद्र है और लाखों की तादाद में। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, नहीं है तो ऐसे नई योजना में, माननीय सदस्य, योजना में शामिल करें इसे। इसमें निवेदन नहीं, प्रश्न पूछिए और आगे इसको मंशा रखती हैं कैसे शामिल करने की, कृपया ये और बताएं मुझे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय सदस्य जी को बताना चाहूँगी कि क्योंकि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में ये आता है और ये आर्कियोलॉजी के मॉन्यूमेंट्स में भी नहीं है, लेकिन जैसा कि हम सब समझते हैं और मुझे भी लगता है कि बिल्कुल इसमें जीर्णोद्धार का काम होना चाहिए, तो प्रयास रहेगा कि आपने जो आज बात रखी है इस पे कार्रवाई हो और जो भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट आप भी जानते हैं बहुत स्ट्रिक्ट है, उसमें पूरा प्रयास किया जाएगा कि यहाँ पर भी हम इसको कैसे इसमें काम करवाया जा सकता है, जीर्णोद्धार करवाया जा सकता है। मैडम, सुप्रीम कोर्ट की स्टैंडिंग कमेटी से आपको अनुमति नहीं है माननीय सदस्य। हेलो, मैं सुप्रीम कोर्ट की स्टेडियम कमेटी से अनुमति लेकर करवा सकते हैं आप चाहे तो, और मंशा ही अगर आपकी नहीं है तो वो अलग बात है। बैठिए, प्रश्न पूछे माननीय। भाई आपकी नियति साफ नहीं है तो अलग बात है। माननीय सदस्य, बाकी स्टैंडिंग आप नए हैं, प्रश्न पूछने का तरीका सीखे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य जी को कहना चाहूँगी कि मंशा तो बिल्कुल है। 5 साल से जरूर ये है कि जो हमारी पहले सरकार थी उसकी मंशा तो नहीं थी, क्योंकि कहीं भी कोई काम नहीं हुआ, लेकिन हमारी सरकार पूरी मंशा भी रखती है और काम भी दिखाई देगा। श्रीमती इंदिरा। प्रश्न संख्या 319 और मेरे पास जवाब आ गया है अध्यक्ष महोदय। मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहूँगी। पूछिए। कि जिस तरीके से अधिकारी जवाब देते हैं, मैं सबसे पहले तो अध्यक्ष महोदय ये चाहूँगी कि मंत्री महोदय ये डिसाइड करें कि जो अधिकारी गलत जवाब पेश करते हैं या तथ्य छुपाते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। और दूसरा मैं चाहूँगी कि मैं रिकॉर्ड के साथ में आई हूँ, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है कि जिस तरीके से नरेगा का फर्जी काम हुआ, जिस तरीके से पैसे वसूले जाते हैं, सबके मेरे पास कागज़ हैं। तो मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहूँगी, क्या सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि अभी चल रहा है कि पंचायत समिति प्रधान का प्रत्येक व्यक्ति का 100 रुपये उगाया जाता है जब उसकी टास्क लगाई जाती है, किसी भी नरेगा के कार्य की टास्क मजदूरों का एक महत्वपूर्ण योजना है केंद्र सरकार की, जो कि हमारी सरकार ने पिछले टाइम पे की थी, उस नरेगा के कार्य के अंदर से 100 रुपये अगर कोई व्यक्ति खाता है तो वो कितना बड़ा अपराध है। आप इसकी उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर क्या मंत्री महोदय इसकी जांच कराने का विचार रखते हैं? इन सभी प्रश्न पूछो, एक एक करके प्रश्न पूछो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को ये अवगत करवाना चाहता हूं कि बामणवास में महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यरत श्रमिकों से पैसा वसूलने की, तो उसमें 10 शिकायतें हमारे पास में आई, उसमें से 2 शिकायतें सही पाई गई। उसके बाद में अध्यक्ष महोदय, ये मेरा पहले वाला जवाब आ चुका है, मैं इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे हैं, ये जवाब तो मेरे पास आ चुका है पहले से। मैंने ये कहा है कि जो प्रश्न आपने जवाब दिया है उसके अंदर आपने कहा कि जी नहीं, मतलब कि मंत्री महोदय एक बार विराज जाएं, मैं बोलूं तो ठीक रहेगा। मैं क्वेश्चन समझने के लिए बोल रही हूँ कि ये जो जवाब आ गया उसके उपरांत मैंने ये पूछा है कि आपने मना किया है कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं तथ्यों और प्रूफों के साथ में आपको बताऊंगी और मैं ये चाहती हूं कि उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर इस पूरे प्रकरण की जांच कराने की मंशा रखते हैं या नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य स्तरीय टीम से जांच करवा जाकर शिकायत सही जाने पर सरपंचों, अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध जरूर कार्रवाई की जाए। श्री मोतीराम। 97 वाला प्रश्न। मैं अध्यक्ष महोदय, उत्तर मेरे पास में आ गया है। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय को सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि उत्तर देने से पहले आपने न्यायालय के रेवदर मुंसिफ कोर्ट न्यायालय में कितने मुकदमे दर्ज हैं, ये कृपया सदन को बताएं। शाम को टाइम मिले। माननीय सदस्य का प्रश्न है कि कितने प्रकरण विचाराधीन है। आपके क्षेत्र रेवदर अपर जिला सेशन न्यायालय स्तर के
57 प्रकरण हैं सिविल के, 56 प्रकरण हैं फौजदारी के। इस तरह कुल 113 प्रकरण हैं। वर्तमान में जिसकी सुनवाई जिला एवं सेशन न्यायालय सिरोही कर रहा है और सिविल प्रकरणों की सुनवाई भी अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सिरोही कर रहा है। मेरा आपकी नम्रता से एक निवेदन है, हालांकि मैंने इसका जवाब नहीं दिया। वर्तमान में हिंदुस्तान में एक, आप कहे तो 1 मिनट और बोल जाओ। वर्तमान हो गया। प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था कहाँ है? गिरफ्तारी और रिहाई की है? मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री थावरचंद सदस्य की ओर से टीएसपी क्षेत्र में तृतीय श्रेणी गणित विज्ञान अध्यापकों की 2020-21 की डीपीसी में चयन उपरांत काउंसलिंग से वंचित आशार्थियों की पुनः काउंसलिंग करवाए जाने के संबंध में श्री अभिमन्यु सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र संगरिया में जमाबंदी ऑनलाइन किए जाने से काश्तकारों को हो रही परेशानी के संबंध में डॉक्टर रितु बनावत सदस्य की ओर से पूर्व सरकार द्वारा बिना कार्य योजना बनाए हिंदी माध्यम के विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्री मोतीराम सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रेवदर कस्बे से गुजरने वाले हाईवे पर बाईपास न होने से होने वाली दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रफीक खां सदस्य की ओर से जयपुर शहर में बारिश के मौसम में आम जन को हो रही परेशानी के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री मोतीराम और श्री रफीक खां को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्रस्ताव श्री पूसाराम गोदारा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ के देवानी फांटा से छापर तक की शेष सड़क का निर्माण शीघ्र पूर्ण करवाए जाने के संबंध में डॉक्टर शिखा मील बराला सदस्य की ओर से प्रदेश में भूमि का सर्वे डिजिटल के स्थान पर मैन्युअल करवाए जाने के संबंध में श्री शंकर सिंह रावत सदस्य की ओर से ब्यावर जिले की ग्राम पंचायत सेंदड़ा के राजस्व ग्राम कोटड़ी के खसरा नंबर 273 किस्म गैर मुमकिन दांती को गौशाला हेतु आवंटित किए जाने के संबंध में श्रीमती शिमला देवी सदस्य की ओर से प्रदेश में जनता दल योजना में 1994 से कार्यरत सहायक पंप चालकों को मानदेय बढ़ाए जाने के संबंध में श्री महेंद्र पाल मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र जमुआ रामगढ़ में रामगढ़ से आंधी एवं रायसर को जाने वाली स्टेट हाईवे की मरम्मत हेतु वन विभाग से एनओसी जारी करवाए जाने के संबंध में श्री रमेश खींची सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र कठूमर के उपखंड लक्ष्मणगढ़ में विद्युत केबल को खुर्द-बुर्द करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई एवं नवीन केबल उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में श्री भगवान राम सैनी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र उदयपुर वाटी की काटली नदी में अवैध बजरी खनन रोकने हेतु बोली लगाकर आवंटन करवाए जाने के संबंध में श्री मनोज कुमार सदस्य की ओर से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी सुविधा लागू करवाए जाने के संबंध में श्री चुन्नीलाल सीएल प्रेमी बैरवा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र केसरा पाटन में सहकारी शुगर मिल की पुनर्संचालन करवाए जाने के संबंध में श्री अतुल बंसाली सदस्य की ओर से जोधपुर शहर की बरसाती नालों का समुचित निकास न होने से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में श्री हरिमोहन शर्मा सदस्य की ओर से प्रदेश में अमानक दवाइयों के विक्रय एवं दवाइयों के अनियंत्रित विक्रय मूल्य अंकित किए जाने पर रोक लगाए जाने के संबंध में श्री विनोद कुमार सदस्य की ओर से प्रदेश में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट में सुनवाई हेतु समय अवधि निर्धारित किए जाने के संबंध में श्री छगन सिंह राजपुरोहित सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र आहोर की भादरा जुन तहसील में बांकली सिंचाई परियोजना का कार्य प्रारंभ नहीं होने की
जिम्मेदार संवेदक एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के संबंध में श्री पब्बाराम बिश्नोई सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र फलोदी के चिकित्सालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के संबंध में श्री ललित मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र किशनगंज के ग्राम कॉलोनी में प्रस्तावित हाइड्रो पावर प्लांट के स्थान निर्धारण हेतु पुनः सर्वे कराए जाने के संबंध में आज चूँकि रिप्लाई भी होना है और बजट का विपक्ष के नेता भी बोलेंगे, सदस्य भी हैं, इसलिए आज 295 पढ़ा हुआ मान लिया गया। आज दिनांक 16 को शून्यकाल में बोलने हेतु 50 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नानुसार है। श्री कंवर लाल अवैध खनन तथा बजरी की महंगी दरों के संबंध में, श्री उदयलाल बडाना यूआईटी भीलवाड़ा में हुए घोटालों के संबंध में, श्री कालूराम चौमहला क्षेत्र में चाचूणी नदी व काली सिंध पर बांध बनाने एवं चंबल नदी पर एनीकट बनाकर लिफ्ट सिंचाई परियोजना के संबंध में, श्री हमीर सिंह भायल सिवाना विधानसभा क्षेत्र में उप जिला अस्पताल सिवाना एवं सीएससी सनदेरी में डायलिसिस मशीन की मांग एवं समदड़ी अस्पताल में नवीन भवन के लिए चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध करवाए जाने की मांग के संदर्भ में मुझे सदस्यों को डिटेन कर एवं रिहाई की सूचना, मुझे सदन को सूचित करना है। श्री अभिमन्यु पूनिया सदस्य राजस्थान विधानसभा के दिनांक 4/7/24 को नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं एवं पेपर लीक प्रकरण की घटनाओं को लेकर रेलवे स्टेशन गांधीनगर जयपुर पर रेल रोको आंदोलन के दौरान नारेबाजी करने एवं प्लेटफॉर्म पर बैठ जाने पर उक्त प्रदर्शन के दौरान लोक शांति विक्षिप्त होने को दृष्टिगत रखते हुए शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 148 के तहत जीआरपी थाना जयपुर पर समय करीब 12:30 बजे पीएम पर लेकर आए और समझाए शेखर शांतिपूर्वक डिस्पर्सल की कार्रवाई संपादित की गई। दिनांक 16 जुलाई 2024 को सदन में सूचना को पढ़ा गया। अपने स्थगन प्रस्ताव श्री मोतीराम, सूचना पढ़नी होती है। आदरणीय सब एक साथ नहीं उठे, धीरे धीरे जाएं भाई। अध्यक्ष महोदय, खाली नहीं करना है, 1 से 2 विधानसभा से मैं आता हूं, वहां पर मेरी विधानसभा के अंदर जो हाईवे रोड चल रहा है वो पूरी आबादी क्षेत्र से गुजरता है और उसके अंदर का भी उपयोग होगा। सिरोड़ी, माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य और रेवदर और मंडार खड़े होके कोई सदन का वहां पर 1 सेकंड, मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह सदन है। सदन के माननीय सदस्य इधर, माननीय सरदार जी, मैं कुछ कह रहा हूं। माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है, हम जनता के द्वारा चुनकर के आए हैं, इस पवित्र सदन में आए हैं, यहाँ की कुछ मर्यादाएं हैं, यहाँ के कुछ नियम है। जैसे ही प्रश्नकाल खत्म हो सब उठ करके इधर से उधर, मंत्रियों से मिलना है उनके कमरों में जाकर के मिले, उनके आवास पे जाकर के मिले, यहाँ आप न मिले। विपक्ष के लोगों को भी है, यहाँ आपस में जाकर के बातचीत एक जगह से दूसरी जगह करते हैं, उस पर भी रोक लगाएं। हम सभी कहाँ से आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कुछ नियमों का पालन करें। कल एक सदस्य यूं बैठा अपनी सीट पर, ये सदस्य की सदन की मर्यादा नहीं है, कैसे बैठें, कैसे जाएं, कैसे उठें, किसी के आगे से होकर के नहीं जाना, वेल में से नहीं जाना, वेल में नहीं आना, अपने क्षेत्र खड़े होकर के अपनी बात कहनी, और जब कहा जाए बैठ जाओ तो उसे बैठने का जो नियम है उसका पालन करें। सभी सदस्य कल आने से पहले 269 जरा अपने किताब जो आपको दी गई है उसको पढ़ करके आएंगे तो सदन को चलाने में अच्छा रहेगा और सबकी गरिमा बनी रहेगी। हाँ चलिए, माननीय मोतीराम। अध्यक्ष महोदय, माननीय मोतीराम, जिस विधानसभा से मैं आता हूं वहां पर मेरी विधानसभा के अंदर पूरा हाईवे मतलब आबादी से गुजरता है। सिरोड़ी जैसे शहर में होकर के करूटी, रेवदर और मंडार, अरे माननीय महामंत्री जी, वहां पर माननीय, अभी मैंने सबके लिए कहा, आप चल करके आ गए। हाईवे के चलते 1 से 2 लंच कई लोगों के मिलने एक्सीडेंट हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, नहीं, इनको भी अनुमति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरे आपसे निवेदन है कि हाईवे की वजह से आप बोलिए, कई लोगों के 2 मिनट एक्सीडेंट होते हैं वहां पर, आए पर दिन वहां पर कम से कम 2-3 दिन में हर हादसा होता है। मेरा सरकार से ये निवेदन है
कि मेरी विधानसभा के अंदर बाईपास निकाला जाए ताकि लोगों को एक्सीडेंट से लोग बच सकें। वास्तविक स्थिति ये है कि वहाँ पर मेरी विधानसभा में न तो एक भी वहाँ ट्रॉमा सेंटर है, न चिकित्सा के अंदर डॉक्टरों की कमी भी है, और जहाँ पर एक्सीडेंट होता है तो उन लोगों को पालनपुर, पास में जो हमारा स्टेट पड़ता है पालनपुर, उनको पालनपुर ले जाना पड़ता है। वहाँ की गरीब जनता इतनी बर्बाद होती है, वहाँ के डॉक्टरों ने धंधा लगा रखा है, अगर छोटा सा भी एक्सीडेंट ऑपरेशन करके गरीब आदमी को बर्बाद किया जाता है। इसलिए सरकार से मेरी विनती है कि रेवदर विधानसभा को बाईपास दिया जाए ताकि लोगों को इससे मुक्ति मिल सके। चलिए, धन्यवाद। श्री रफीक खान। सभापति महोदय, आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पे बोलने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। पूरे इस सीजन के अंदर सभापति महोदय बारिश से बहुत बुरी हालात है पूरे जयपुर शहर के अंदर, और जगह जगह खड्डे बन चुके हैं, और ख़ास तौर से जो जयपुर शहर के आउटस्कर्ट्स में जो हिली एरियाज़ में कच्ची बस्तियां हैं, अभी कुछ दिन पूर्व की बात है कि आज़ाद नगर कच्ची बस्ती है, वहाँ एक दीवार फॉरेस्ट की और स्कूल की दीवार गिर गई, उससे बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे व्हीकल क्षतिग्रस्त हो गए। न कोई कलेक्टर की तरफ से कोई कंपनसेशन है, न कोई सर्वे है, और न कोई सरकार ने कोई संज्ञान लिया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ऐसे मामले जो जयपुर शहर के अंदर अतिवृष्टि की वजह से उत्पन्न हो गए हैं, उन सब के ऊपर कार्रवाई करें। जहां आम जन का नुकसान हुआ है उनको फायदा देने की कोशिश करें, उनको मुआवजा मिले, कंपनसेशन मिले। और दूसरी बात यह अध्यक्ष महोदय कि पूरे शहर के अंदर जब ये पानी बह करके आता है वो गंदे पानी में तब्दील हो जाता है। आज बहुत सी जगह, कल मेरी विधानसभा के अंदर आदर्श नगर में गंदा पानी पीने के पानी के साथ मिल गया, नालों का पानी, और उससे उत्पन्न स्थिति ये है, धीरे भैया, सबके सुनने की बात है ये, उससे उत्पन्न स्थिति ये है माननीय श्रीचंद जी, अध्यक्ष महोदय, उससे उत्पन्न स्थिति ये है, खास तौर से पीएचईडी मंत्री को मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गंदा पानी पीने के पानी के साथ आ रहा है। एसएमएस अस्पताल में बहुत सारे मरीज भर्ती हैं। जब लू का प्रकोप चल रहा था तब आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया और बहुत सारे आदमी लू से मर गए। गंदे पानी से, बीमारी से आदमी नहीं मरे। इस बात का ख्याल और संज्ञान ले लिया जाए और आम आदमी को फायदा दिया जाए। जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, उनका सर्वे करा करके अभी से उनको ठीक किया जाए। कोई भी ऐसी स्थिति ना आ जाए कि बाढ़ आ जाए, ज्यादा अतिवृष्टि हो जाए, उसके पुख्ता इंतजाम किया जाए। आपके माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि तमाम पैरामीटर्स पहले ही संज्ञान में ले लिए जाए, उन पर कार्रवाई की जाए और जहां नुकसान हुआ है उनको संबंधित डिपार्टमेंट को मार्गदर्शन देकर कंपनसेशन दिलाया जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जयपुर के साथ साथ सभी शहरों पर इस वक्त संज्ञान लिया जाए। श्री कंवर लाल, आपकी बात मैं कह रहा हूँ। श्री कंवर लाल, पर्ची। धन्यवाद अध्यक्ष साहब। ध्यान आकर्षित कर लो। अवैध खनन एवं बजरी महंगी के दरों के संबंध में आज मुझे बोलने का मौका दिया। आपको ध्यान आकर्षित करता हूँ, इतना एक वाक्य बोलना है। आप केवल ध्यान आकर्षित करता हूँ उतना बोलिए। नए लोग जब ध्यान आकर्षण लगाते हैं जरा पद्धति पढ़ करके आए। पहली बात, आप केवल सदस्य खड़े होकर के मंत्री जी का विषय पढ़ के ध्यान आकर्षित करता है। मंत्री जी अपना जवाब देंगे, उसके बाद आपको कोई बोलना, आप बोलिए। अच्छा सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बैठिए। माननीय मंत्री जी। गायब है। हो गया ना, बैठिए। आपने ध्यान आकर्षित कर लिया। माननीय मंत्री जी। कौन से देंगे जवाब? मंत्री नहीं है साहब। अध्यक्ष जी, कौन से मंत्री जवाब देंगे? हद होगी। अरे जो कौन है? कोई नहीं, पर्ची तो ये बोलेंगे ना। बोलो को नहीं आप मान लिया, बोला ना। माननीय कंवरलाल बोलिए। अध्यक्ष महोदय, इस पे जवाब नहीं आता। इस पे जवाब नहीं आता। अवैध खनन और बजरी पूरे माननीय सदस्य की मन की बात, दिल की बात और पूरे जनता की बात है। पहले बजरी को कोई नहीं जानता था। नदियां पहले भी थी, बजरी पहले भी थी, मकान पहले भी बनते थे। लेकिन जब से कांग्रेस सरकार गहलोत जी आए और इन्होंने भ्रष्ट मंत्री भैया जी को बनाया, वो ब्रांड एम्बेसडर बने, उसी दिन से ये बजरी और अवैध खनन का बोलाबाला चालू हुआ। अरे बैठिए, बीच में डिस्टर्ब नहीं, नहीं हो।
अंकित नहीं हो, बार बार नहीं हो। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य राहुल गांधी की तरह मुंह बोले फाड़ के खड़ा मत हो जाया करो। अनुमति दी है, पर्ची पे अनुमति दी है, बार मत खड़ा हो जाया करो। पर्ची पे अनुमति दी है, बजरी मैंने अनुमति दी है, पर्ची पे अनुमति दी है ना। नो, पहले 1200 रुपए वेतन लिए जाते थे और अब 22,000 जी कैसे खड़े हो रहे हो जाते हैं। आप कैसे डोटासरा जी खड़े हो रहे हो? नेता प्रतिपक्ष खड़े होंगे, आप कैसे खड़े हो रहे हो? चोरों के नेता प्रतिपक्ष में विश्वास नहीं है आपको, नेता प्रतिपक्ष में विश्वास नहीं है आपको, नेता प्रतिपक्ष की जवाब देने में सक्षम है, बोलो आप, नेता प्रतिपक्ष की जवाब देंगे और आप क्यों खड़े हो रहे हो? आपको पता होना चाहिए, थोड़ी शर्म आना चाहिए। पर्ची में बोलो। ये एनजे गडियाल कौन है? ये बाया का पार्टनर है, उसको 28,000 करोड़ का ठेका बिशनपुर बांध का दिया हुआ है। आप लोग बार बार चोरों की तरह खड़े हो जाते हो, ये बात गलत है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं नाम होगा तो देखूंगा, आप किसी के नाम से नहीं होगा, बाकी पार्टी का जो विधायक है संघों से बार बार मांग उठाता आया है, सिर मुंडवा लिया है, गंजा हो गया आगे, और माननीय मोदी जी अंतम आए तब उन्होंने भी उठाया था। मैं नाम पुकार रहा हूँ, बाया खड़ी हो गया, खूब खाया, एक गाँव तो पूरा ही खाया, उसको बचाने के लिए आप खड़े हो जाते हो बार बार। डोटासरा जी, ये बात गलत है। मैं किसी का, अरे चोरों के साथ, अरे बोलो नहीं, बद्री आपने डिस्टर्ब मत करो, आपके कैबिनेट मंत्री ने किया है। मैं आपके माध्यम सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र अंता में 2 नदियां बहती है बोलने का और 2013 से माननीय डोटासरा जी, उसे माननीय डोटासरा जी सुनने का मादा रखो, बैठिए, अब उनको बोलने तो 2013 से भाई पर्ची आप ही पर्ची डाल देना कल, अरे आप बैठिए, पर्ची डाल देना। नहीं है। नो, शांतिलाल धारीवाल का कोई अंकित नहीं होगा, आप बोलोगे आई विल टेल यू। क्षेत्र में नो, विधानसभा नो नो अंता में और पूरी 12 में बहुत महंगी बजरी है, क्या बात है, पर्ची लोगों के पे घर नहीं बन रहे हैं। आपको बुलाऊंगा, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वो जो परमिशन रुकी हुई 2013 से परमिशन रुकी हुई है उसकी अनुमति दिलाई जाए, ताकि गरीबों को घर बने, मकान बने। और ये जो अवैध भ्रष्टाचार माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने, आपके चोरों के सरदार ने जो काम किया है, उनको सजा दी जाए, सजा दी जाए। अगला पर्ची श्री उदयलाल भडाना। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय, माननीय नगर विकास न्यास स्वायत्त शासन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। भीलवाड़ा के अंदर नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा जोनल डेवलपमेंट प्लान सी का पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय रिवाइज प्लान अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन थी, जिसमें बिना कोई आमजन की जरूरत के केवल भूमाफियाओं को करोड़ों का लाभ दिलाने हेतु प्लान प्रस्तुत किया, जिस पर 12 से 15 आपत्तियां प्राप्त हुई थी। तत्समय के सचिव श्री अभिषेक खन्ना द्वारा उक्त प्रस्तावित जोनल प्लान डेवलपमेंट जोन सी रिवाइज को निरस्त कर दिया था। उक्त प्रस्तावित प्लान में लगभग 200 बीघा भूमि मास्टर प्लान 2035 जोनल डेवलपमेंट प्लान जोन सी में वेयर हाउस, गोदाम प्रयोजनार्थ को आवासीय व लगभग 600 बीघा भूमि को जो शैक्षणिक, हाईवे, कंट्रोल बेल्ट आदि परिधि नियंत्रण पट्टी में औद्योगिक दर्शाकर भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने का पुनः प्रयास किया जा रहा है। ऐसा क्यों? नगर विकास न्यास भीलवाड़ा को रिवाइज प्लान अनुमोदन की जरूरत क्यों पड़ गई? उक्त प्रस्तावित जोनल डेवलपमेंट प्लान सी को निरस्त करने योग्य हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय नगर विकास न्यास द्वारा प्रस्तावित 200 फीट आउटर रोड रिंग रोड, जो कि सदर थाने से आगे होकर गुजरता होकर चित्तौड़ रोड पर समेड़ा को मिलती है। उक्त रोड प्रस्तावित है, अभी डिमार्केशन भी नहीं हुआ, काश्तकारों को नोटिस भी नहीं दिया गया। लगभग 68 बीघा भूमि का मुआवजा नगर विकास न्यास के शहर की पोस्ट कॉलोनी तिलक नगर में कर दिया गया है। उस जमीन पर अभी भी फसल खड़ी है, लेकिन फिर भी पूर्ववर्ती सरकार के नेताओं के इशारे पर तिलक नगर में उसका मुआवजा करोड़ों रुपए का दे दिया गया है, जिसका नुकसान नगर परिषद को हुआ। भूमाफियाओं की करोड़ों रुपए का फायदा ऐसी न्यास को क्या जरूरत आन पड़ी कि यहाँ रोड की डिमार्केशन भी नहीं है, काश्तकारों को नोटिस भी नहीं है, और धारा 51 के तहत कर्मचारियों, तत्समय के अधिकारियों और भूमाफियाओं की साठगांठ से मुआवजा का खेल चला, जिसकी फाइलें भी गायब है। राजस्व ग्राम भिन्न होने की शर्त पर राज्य सरकार से स्वीकृति अपेक्षित है, जो कि नहीं ली गई। नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा चित्तौड़ रोड स्थित
राजस्व ग्राम मंडपिया की आराजी संख्या 587, रकबा 5 बीघा भूमि जो औद्योगिक 99 साल की लीज होल्ड पर थी भी है। एक बीघा भूमि का व्यवसायिक सम परिवर्तन कराकर उसको 160 चौड़ी सड़क का मार्गाधिकार में आना बहुत बताकर न्यास की पोस्ट कॉलोनी पटेल नगर योजना में व्यवसायिक छोटे छोटे भूखंड 100% मुआवजा देकर बिना डीएलसी निर्धारित कर राजस्व ग्राम भिन्न होने पर भी राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक होने के बावजूद नहीं ली गई। बिना स्वीकृति लगभग 25 करोड़ रुपए के भूखंड मुआवजा स्वरूप दे दिया गया। भू माफिया अधिकारियों की 60 गांठ मिली भगत से न्यास को लगभग 20 करोड़ रुपए का मुआवजा हुआ नुकसान हुआ। नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा राजस्व ग्राम आटून की आराजी नंबर 380, 413, 415, 416, 423 व आराजी संख्या 373, 376, 377, 425, 379, 423, 429 तथा आराजी नंबर 417, 21, 22, 24, 30 जो कि निमला रियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट के नाम से 91 किया गया। ये बोला जाता है, पढ़ा नहीं जाता। 950, 29, 954, 30, 1, 2024, 29, 955, 29, 900 को प्रतिहारी किया गया, जिसकी सूचना समाचार पत्रों में। मैं अगला बोल रहा हूँ, खत्म करिए। पढ़ा नहीं जाता, बोला जाता है। 2 मिनट के। नगर विकास न्यास में 3126 फाइलों को पूर्ववर्ती कांग्रेस के सरकार द्वारा उसको गायब कर दिया गया। नगर विकास न्यास की जो करोड़ों अरबों रुपए की जमीन थी उसको पूर्ववर्ती सरकार के अधिकारियों और नेताओं ने मिली भगत करके सारा गायब कर दिया। अभी जैसे ही अखबारों में छपा, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने एससीटी गठित की और एससीटी गठित करने के बाद वो वहाँ यूआईटी गई, लेकिन वो फाइलें गायब है। मैं आपके सदन के माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, ये जितनी भी घपले और घोटाले में उनकी CID CB से जाँच कराकर हमारे भीलवाड़ा वासियों को न्याय प्रदान करें। श्री कालूराम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि झालावाड़ जिले में तहसील गंगधार में चाचुर्नी नदी व कालीसिंध नदी एक चंबल की सहायक नदी है, जिसमें राजस्थान का करीब 300 क्यूबिक मीटर पानी और मध्य प्रदेश से 2500 क्यूबिक मीटर पानी आता है, तो जिसके लगभग 500 मिलियन घन मीटर पानी व्यर्थ बहकर निकल जाता है। इसका संधारण के लिए यहाँ पर कोई बांध नहीं है। यह कालीसिंध नदी में बांध निर्मित हो जाता है, तो जिससे स्थित सिंचाई क्षेत्र में वंचित व पेयजल क्षेत्र का उपयोग इससे हो सकेगा। इसमें यहाँ आने वाले इसी वर्ष में पानी की बड़ी किल्लत के कारण यहाँ पेयजल की बड़ी स्थिति खराब हो गई थी, तो अगर यहाँ कालीसिंध नदी पे बांध बनता है तो चोमेला और डग क्षेत्र को इसका फायदा मिलेगा। साथ ही हमारे चंबल नदी हमारे क्षेत्र में बह के निकलती है, तो माननीय महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि चंबल नदी मध्य प्रदेश मेरे विधानसभा क्षेत्र से बिल्कुल सटीक है। मध्य प्रदेश में हजारों लाखों बीघा भूमि पर उसके मध्यम सिंचाई परियोजना लागू की गई है, और राजस्थान में इसमें बिल्कुल गांधी सागर कैचमेंट एरिया की वजह से इसमें मेरे क्षेत्र में बिल्कुल इसमें पानी नहीं लिया जा रहा है। तो अगर चंबल नदी में एक एनीकट बनाकर या लिफ्ट परियोजना अगर सिंचित सुविधा कर दी जाती है तो 15,000 हेक्टेयर भूमि यहाँ से सिंचित हो सकती है, क्योंकि यहाँ काफ़ी भूमि बंजर पड़ी है और पानी के लिए इस सीजन में बहुत ही परेशानी आई है। पेयजल के लिए भी हमने टैंकर से सप्लाई करी है, और डग और आसपास के क्षेत्र में पानी की बड़ी किल्लत है। और माननीय मंत्री महोदय को मैंने इसके लिए पत्र दे रखा है। मैं माननीय मंत्री महोदय और माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, आज ही रिप्लाई में इसकी DPR घोषित कराने के लिए कम से कम कालीसिंध नदी में इसकी बांध बनाने की DPR आज सम्मिलित की जाए, ताकि इस क्षेत्र की जनता को बहुत फायदा मिलेगा। आप इस पर ध्यान दें। मैंने माननीय अभी मुख्यमंत्री महोदय को भी लेटर दिया है, माननीय सिंचाई मंत्री जी को भी दे रखा है, आज ही इसमें रिप्लाई में इसको सम्मिलित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तो हो गया शायद, पुराना वाले को देना चाह रहे हो? पहले वाली पर्ची का बाद में लास्ट में श्री अमीर सिंह भायल, लास्ट में चारों में से कोई देना चाहेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, का जवाब दिलाना आप ही कहते हो, पर्ची का जवाब दिलाओ। जब कोई मंत्री देना चाह रहा है तो क्या अनुमति है? सारे नहीं, जो मंत्री देना चाहेगा उसको अनुमति है। अब आप थोड़ा विराज जाओ। आमिर सिंह, आप थोड़ा विराज जाओ। अरे आप बैठो, मन मर्जी चलेगी यहाँ तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम बनाने से
अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से तय करेगा, नियम अध्यक्ष तय करेगा। नो, आप विराजिए, प्रतिपक्ष नेता विराजिए। बैठिए, बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। माननीय अध्यक्ष हर महोदय, बात पे बोलना अच्छा नहीं है। आप दिन में एक बार, दो बार, मैं सवेरे से गिन रहा हूँ, एक बार, दो बार कभी मुद्दा आया आपने खड़ा किया, विपक्ष के नेता हैं आपके, हर में आप खड़े हो जाओगे, यानी ये अनुमति किसी सदस्य को नहीं है। मैं माननीय सदस्य आपको स्पेशली कह रहा हूँ, आप सुबह से प्रश्नकाल से लेके 10-11 बार आप खड़े हो। आपके हाथ में दर्द है, इसलिए आप चाहते हैं कि नहीं आप पर्ची में बोलो, आप पर्ची में बोलिए माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से आपने बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। विधानसभा क्षेत्र मुख्य अस्पताल सिवाना, जिसके परिवेक्ष में 5 लाख की आबादी आती है, सरकार द्वारा CSC लेवल के अस्पताल में भी डायलिसिस मशीनें दे रखी है, लेकिन सिवाना में आजकल किडनी की ज़्यादा बीमारी होने की वजह से सिवाना जिला हॉस्पिटल है, इसमें डायलिसिस मशीन की अति आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ये व्यवस्था करवाएं। CSC सिंदरी क्षेत्र में भी 5 बड़े हाईवे हैं और आबादी भी खूब है, वहाँ भी CSC हैं, पर डायलिसिस मशीन नहीं है, इसको भी उपलब्ध करवाकर जनता को राहत दिलवाएं। नवीन भवन समदड़ी और सिवाना में बनकर तैयार हैं, जिसमें चिकित्सा उपकरण 20 लाख के आने 7 माह से लंबित पड़े हैं, इसको भी जल्दी करके करवाने के लिए और जल्दी उपकरण भिजवाएं ताकि नए अस्पताल में मरीजों का इलाज आसानी से हो। सदस्य बैठ करके बात करें। सिवाना डायलिसिस मशीन, सिंदरी में डायलिसिस मशीन, समदड़ी और सिवाना में उपक्रम और एक टोमो सेंटर महाराष्ट्र गुजरात से लगाकर बठिंडा तक, ये राजस्थान से 700 गुड़ामालानी और सिंदरी होती हुई बालोतरा ये हाईवे रोड है, तो वहाँ नज़दीक में 100-125 किलोमीटर पे कोई टोमो सेंटर नहीं है। एक्सीडेंट हो जाता है, कई कैजुअल्टी होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसी में घोषणा करके, इसी सत्र में घोषणा कर सिवाना की जनता और आम जन जो महाराष्ट्र से आने जाने वाले, उनको राहत दिलाने की कृपा करावें। धन्यवाद, जय हिंद। जवाब देना चाह रहे हैं, बोले। एक मेरा निवेदन था, कार्यसूची के अनुसार स्थगन प्रस्ताव, उसके बाद 295, उसके बाद पर्ची और उसके बाद ध्यानाकर्षण था। आपने बीच में थोड़ा ध्यानाकर्षण पुकार दिया। हमारे सभी मंत्री पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार है, मंत्री जवाब देने में भी सक्षम है, पूरे मटेरियल के साथ जवाब देंगे, इसीलिए मेरा निवेदन था। ध्यान आ गया माननीय संसदीय मंत्री, ध्यान आ गया कि पर्ची के समय उनको बोलने का अधिकार था, मैंने दे दिया। अब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, श्री मनीष यादव, ध्यान आकर्षण बढ़ गया। माननीय सभापति महोदय, विधानसभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 131 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा जयपुर ग्रामीण में कानून व्यवस्था की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने के संबंध में। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा के अंतर्गत पुलिस थाना शाहपुरा, मनोहरपुर, अमरसर का पूर्ण क्षेत्र एवं पुलिस थाना सामोद, गोविंदगढ़ का आंशिक क्षेत्र आता है। चोरी के संबंध में विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में आने वाले थाना क्षेत्रों के में वाहन चोरी के विगत 5 वर्षों में 558 प्रकरण दर्ज हुए। उनमें से 51 प्रकरणों में चालान, 506 प्रकरणों में FR व 1 प्रकरण वर्तमान में पेंडिंग हैं। वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु पूर्ण रूप से गश्त निगरानी की जा रही है। संदिग्धों से समय समय पर पूछताछ की जा रही है। अपराधों की रोकथाम हेतु चिन्हित क्षेत्रों में पुलिस जाब्ता लगाया जाकर समय समय पर नाकाबंदी की जा रही है। लूट, विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में आने वाले थानों में विगत 5 वर्षों में लूट के 21 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 15 में चालान व 6 में FR पेश न्यायालय की जा चुकी है। महिला अत्याचार, विगत 5 वर्षों में
विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में आने वाले पुलिस थानों में महिला अत्याचार के 705 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें 356 में चालान व 346 में एफआर तथा 3 प्रकरण वर्तमान में पेंडिंग हैं, जिनका शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। नकबजनी विगत 5 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में आने वाले पुलिस थानों में नकबजनी के 151 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 36 में चालान व 115 में एफआर नतीजा न्यायालय में पेश किया जा चुका है। डकैती विगत 5 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में आने वाले पुलिस थानों में डकैती के 4 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 2 में चालान व 2 में एफआर नतीजा न्यायालय में पेश किया जा चुका है। आर्म्स एक्ट विगत 5 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में आने वाले पुलिस थानों में आर्म्स एक्ट के 33 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 32 में चालान व 1 में एफआर नतीजा न्यायालय में पेश किया जा चुका है। एनडीपीसी एक्ट विगत 5 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में आने वाले पुलिस थानों में एनडीपीएस एक्ट के 42 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें 40 में चालान, 1 में एफआर नतीजा न्यायालय में पेश हो जा चुका है। वर्तमान में 1 प्रकरण पेंडिंग है। वर्तमान में मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु समय समय पर अभियान चलाए जाकर कार्रवाई की जा रही है। अन्य चोरी विगत 5 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में आने वाले पुलिस थानों में अन्य चोरी में 390 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें 54 में चालान, 335 में एफआर व 1 प्रकरण वर्तमान में पेंडिंग है, जिसका शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में पुलिस थानों में दर्ज मुकदमों में त्वरित अनुसंधान का वांछित मुजरिमों की धरपकड़ पर नतीजा पेश न्यायालय किया जा रहा है। उप जिला अस्पताल शाहपुरा की परिधि व पार्किंग क्षेत्र में वाहन चोरी की शिकायतें पर पुलिस थाना शाहपुरा से 1 वाहन मय जाब्ता समय समय पर गश्त हेतु लगाया जाता है तथा पुलिस थानों की मोबाइल में से भी समय समय पर गश्त निगरानी की जा रही है। मेरे पास जो आंकड़े हैं जो होम डिपार्टमेंट से प्राप्त हैं, अगर इसका ट्रेंड देखा जाए माननीय सदस्य को दूंगा कि क्राइम जो है कुछ लास्ट फ्यू महीनों में बढ़ा नहीं है, वो या तो स्टैग्नेंट रहा है या थोड़ा डाउन गया है। तो भी हमने प्रशासन को, पुलिस को, सबको कह दिया है कि उस क्षेत्र के अंदर जो है कड़ी निगरानी रखी जाए और सख्ती से जो भी ऐसे केसेस होते हैं उनको डील किया जाए। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्ष का आंकड़ा आपने भी बताया कि चोरी के 948 प्रकरण दर्ज होते हैं, 105 प्रकरणों में चालान होता है। ये 11% पुलिस को सफलता अनुसंधान में मिलती है। आप देखिए ऐसे 841 प्रकरण है जिसमें पुलिस ने एफआर लगा दी। 841 प्रकरण का मतलब है कि पुलिस प्रशासन ने ना तो कोई चोरों को आइडेंटिफाई किया, ना कोई माल बरामदगी की। वाहन चोरी की स्थिति हमारे विधानसभा क्षेत्र में आए दिन, हमारा उपजिला अस्पताल शाहपुरा, आए दिन आप जवाब में मंत्री महोदय कह रहे हैं, आप गृह विभाग से जो जवाब आया है कि वो वाहन से मैं जाब्ता वहाँ पर निगरानी कर रहे हैं। ऐसे हालात परिस्थिति आज के समय में बने हुए हैं कि आए दिन मोटरसाइकिल चोरी होना, हमारे क्षेत्र में अन्य चोरियां जो मवेशी, भेड़ बकरी से लेकर के गरीब लोगों की मवेशी चोरी होना, ये आए दिन बात है। ये लगभग 1 जनवरी 2024 से 11 अप्रैल 2024 के चोरी नकबजनी के 69 प्रकरण अभी दर्ज हुए हैं और 18 में केवल प्रकरण चालान पेश हुआ। 30 मामलों में एफआईआर लगा दी। इतने 30 मामलों में अभी तक ना पुलिस चोरों को पकड़ पाई, ना माल बरामदगी कर पाई। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार की संगठित जो अपराध की घटनाएं हैं, जिस प्रकार की चोरी की घटनाएं हैं, और विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि मादक पदार्थों की जो बिक्री खुलेआम हमारे NH जो 48 है, जहाँ चंदवाजी निम्स अस्पताल से लेकर के, क्योंकि ये राजस्थान हरियाणा बॉर्डर का क्षेत्र है, जिस तरीके से पुलिस की नाक के नीचे ये जो धंधा धड़ल्ले से चल रहा है, आए दिन वहाँ पर मादक पदार्थों की बिक्री आए दिन तेज हो रही है। इस एक घटना हमारे शाहपुरा उपजिला अस्पताल में
दिनांक 10 मई 2024 को एक नशे में लिप्त एक व्यक्ति ने सरेआम एक निर्दोष युवक मोहन लाल जाट की चाकू से गोदकर हत्या कर दी, 10 लोगों को गंभीर घायल कर दिया। और वो जो व्यक्ति जो अपराधी है वो एक दिन पूर्व 151 के मामले में जमानत पर आया था। ऐसे हालात परिस्थिति हमारे क्षेत्र में बने हुए हैं। चोरी, महिला अपराध, संगठित अपराध और मादक पदार्थों की जिस तरीके से हमारे क्षेत्र में बिक्री है, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में इन बढ़ती हुई घटनाओं में अगर आप विशेष रूप से अगर कोई टीम बना करके ऐसा काम नहीं करेंगे, कोई विशेष SIT बना करके वाहन चोरी के मामले हो, विशेष SIT बना करके मादक पदार्थों की जो बिक्री का प्रकरण है इस मामले को विशेष रूप से संज्ञान में ले, क्योंकि आए दिन इस प्रकार की घटनाएं आम हो गई है और पुलिस की नाक के नीचे पुलिस नाकाम है। पुलिस ने जो अभी आपके सामने जो जवाब पेश किया है, ऐसे हालात बने हुए हैं कि पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही, पुलिस नाकामी से बैठी रहती है और केवल FIR लगाने तक सीमित हो गई है, केवल FIR दर्ज करने तक, केवल उसमें FIR लगाने तक सीमित हो गई है। हमारे क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति को बहाल किया जाए, हमारे क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को रोका जाए। मवेशियों की चोरी की घटना आम बात हो गई है और मादक पदार्थों का जो गोरख धंधा चल रहा है, सरकार विशेष SIT बना करके इस और विशेष रूप से ध्यान दे। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी कोई कहेंगे? अध्यक्ष महोदय, जहां वाहन चोरियों का मामला है, ये बहुत टिपिकल चीज़ है, क्योंकि वाहन चोरी पे जो FIR लगता है, कई लोग क्या करते हैं कि ये इंटरस्टेट गैंग्स ऐसी बनी हुई हैं कि ये वाहनों को डिसअसेंबल करते हैं और उसको बताते हैं कि गुम है, चोरी हो गई है, और खुद ही जाके कहते हैं कि साहब FIR लगा दो पुलिस को, ताकि उसका जो है इंश्योरेंस का क्लेम मिले। ये वाहन चोरी में ये बहुत ज़्यादा है। फिर भी माननीय सदस्य ने जो लॉ एंड जो डिसऑर्डर के बारे में जो चर्चा करी है, IG साहब को निर्देश देंगे, SP साहब को निर्देश देंगे कि थोड़ा प्रशासन को टाइट करके इसको क्राइम रेट को की सफलता बता के इसको डाउन लाया जाए। अगर अगला श्री भागचंद टाकड़ा, आपको पूरा समय दिया भाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि किसानों के 15 से 20 वर्ष पूर्व काटे गए कृषि कनेक्शनों एवं ट्रांसफार्मर जमा किए जाने के बाद भी विद्युत कनेक्शनों के बिल की राशि उनके घरेलू बिलों में जोड़कर भेजी जा रही है। ये कहें इस पर जोड़ी जा रही है, इस पर ध्यान आकर्षित करता हूँ, ये कहना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त विषयांतर्गत जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में निवेदन है कि बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन बकाया राशि पर काटे गए थे तथा उनके ट्रांसफार्मर निगम में जमा करवा दिए गए थे, परंतु उपभोक्ताओं द्वारा बकाया बिल राशि का भुगतान नहीं किया। इस कारण बिजली के बिलों की राशि बकाया रह गई। उक्त विधानसभा क्षेत्र में उपभोक्ताओं के वर्षों पूर्व कटे विद्युत कनेक्शनों की बकाया राशि का उपभोक्ताओं को नियमानुसार नोटिस जारी करने के उपरांत भी जिन उपभोक्ताओं द्वारा राशि जमा नहीं कराई गई, उनके निगम नियमानुसार DC और PDC उपभोक्ताओं के बिलों की बकाया वसूली हेतु वर्तमान में संबंधित चालू विद्युत कनेक्शन खाता संख्या पर बकाया राशि जोड़कर बकायादारों से ही वसूली की जा रही है। इसके उपरांत भी अगर कोई उपभोक्ता असंतुष्ट होते हैं तो नियमानुसार उनकी बकाया राशि को समझौता समिति के अधीन आपसी सहमति पर नियमानुसार संशोधन कर प्रकरण का संतोषजनक निस्तारण किया जाता है। माननीय मंत्री महोदय का मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा, जब 15 से 25 साल पहले कनेक्शन काट दिए गए और उनके बिल अभी जोड़े जा रहे हैं बिलों में पैसे, तो क्या 20-25 साल से कर्मचारियों का, अधिकारियों का कोई ऐसा नोटिस उनको पिछले 15 साल से नहीं दिया गया, तो वो पैसा अभी क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि पिछले 15 से 25 साल पहले जब कुओं में पानी कम हो गया तो कृषि के कनेक्शन कुछ कट गए और कुछ कटवा दिए गए, लेकिन पिछले 20 से 25 साल तक उनके पास ना कोई नोटिस पहुंचा और उनसे पैसा अब उनके परिवारजन से या बेटों से या पोतों से
अब पैसा जोड़कर लिया जा रहा है। ये 15 साल से 25 साल के 15 से 25 के बीच में कर्मचारी कहाँ चले गए थे, जो पैसा क्यों नहीं जोड़ा गया कि जिसकी डिमांड अभी मांगी गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जिस तरह से बकायादारों का जब भी ऑडिट होता है या विभाग के ध्यान में आता है कि ये बकायादार काफ़ी लंबे समय से लंबित है, उन पर ही प्रयास करके और वसूली का प्रयास किया जाता है। माननीय बांदीकुई से आने वाले सदस्य के क्षेत्र में 2024 तक की जो स्थिति है, उसमें बांदीकुई शहर में ऐसे घरेलू कनेक्शन जो 21 हैं, उन पर ये कृषि कनेक्शन का पैसा जोड़कर भेजा गया है, जिसकी राशि 5.43 है। ग्रामीण क्षेत्र में 146 ऐसे उपभोक्ता हैं घरेलू जिनको उनके पूर्व के कनेक्शन कटे हुए, जिनकी राशि 10.45 लाख है। बसवा में 2 कनेक्शन हैं जिनके ऊपर 0.19 लाख है। बेजूपाड़ा में 16 ऐसे कनेक्शन हैं घरेलू जिनके ऊपर ये कनेक्शन कृषि का जो 4.82 लाख है। कुल मिलाकर 185 ऐसे घरेलू कनेक्शन हैं जिन पर 20.79 लाख की बकाया है, जिनको ये भेजा गया है। और इसमें एक नियम है, उस नियामक आयोग के नियम के अनुसार जो शर्तें हैं विद्युत आपूर्ति नियम की, उसमें 2021 के क्लाज 17(7)D में वो निहित जो प्रावधान है उसके अनुसार ही ये वसूली जब बकाया रह जाती है तो उनके जो बिल घरेलू कनेक्शन के चालू हैं या किसी और कनेक्शन के, चाहे वो औद्योगिक हों और हों, उन पर जोड़ने का नियामक आयोग का जो नियम है उसके अनुसार ये जोड़ी जाती है। और इसमें फिर भी वो सदस्य अगर असंतुष्ट हैं तो इसमें सेटलमेंट की जो प्रक्रिया है उसमें 20,000 तक का सेटलमेंट आईएन के यहाँ किया जा सकता है, 50,000 तक का एक्शन के यहाँ किया जा सकता है, 50,000 से 5 लाख तक का एसी के यहाँ समझौता समिति में जा कर के और समाधान कराया जा सकता है। एमएनएसटी स्कीम अभी चल रही है। अगर ये उपभोक्ता इस सेटलमेंट के तहत, कई उपभोक्ता आए भी हैं जिन्होंने सेटलमेंट में आकर के आवेदन किए हैं, उन्होंने वो राशि भी जमा कराई है 30%, 40%, और वो सेटलमेंट भी चाहते हैं। तो ऐसे उपभोक्ताओं का हम सेटलमेंट कर रहे हैं। और वो अगर फिर भी सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि जो आपके विधानसभा क्षेत्र के सदस्य हैं, हम उनके लिए विशेष प्रयास करके कोई वहां पर कैंप लगा करके भी उनका सेटलमेंट करके और उनको राहत देने का प्रयास करेंगे। नियमानुसार वो सेटलमेंट कमेटी में आवें और वो सेटलमेंट कराएंगे तो निश्चित रूप से हम उनको जो भी राशि है वो मूल पर ही सेटलमेंट करने के लिए भी मैं निर्देश करूंगा कि उनको एमएसटी के तहत लेकर के और उनकी मूल बकाया पर सेटलमेंट कर दिया जाए। कुछ कहना है माननीय सदस्य? माननीय मंत्री महोदय, आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा, 15 साल से 25 साल के बीच में ऐसे कितने नोटिस विभाग द्वारा उन उपभोक्ताओं को दिए गए जिसकी जानकारी मिले, और जब 15 साल तक कोई नोटिस नहीं दिया गया और फिर अब उनको धमकी दी जाती है कि आपके कनेक्शन काट दिए जाएंगे, तो मजबूरन वो समिति में जाकर और समझौता समिति में जाकर अपना पैसा जमा करवाता है। पुराना बिल बकाया मैंने अभी मेरे पूर्व बताया माननीय सदस्य को कि 185 ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके घरेलू कनेक्शनों पर कृषि कनेक्शन के ये बकाया राशि जोड़कर उनके बिल में भेजी गई है, जो कुल मिलाकर 20.79 लाख होती है। और ये पूरे विधानसभा में 185 ही ऐसे पुराने उपभोक्ता हैं, जिसमें से कई उपभोक्ता सेटलमेंट करा चुके हैं, कुछ का प्रक्रियाधीन है और बच रहे हैं, जिनको भी देखिए ये एक प्रक्रिया है और नियम है और उसके तहत वसूली करने का जो भी नियमानुसार नियामक आयोग की प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है। और अगर उनको नहीं करते हैं तो फिर ऑडिट में भी ऑब्जेक्शन आता है। और निश्चित रूप से निगम को भी आपने देखा है कि हमने तो 62,000 करोड़ का कर्जा अपने माथे लिया था, फिर 90,000 करोड़ का और कर्जा पिछली सरकार ने कर दिया। तो इस विभाग को चलाना है और अगर बिजली देनी है तो निश्चित रूप से बकाया भी वसूल करना पड़ेगा। माननीय मंत्री महोदय, आपका मैं एक मिनट सर, हो गया। जिन्हों अधिकारियों ने 15 साल तक कोई नोटिस नहीं दिया,
उनके ऊपर क्या खिलाफ कार्रवाई करने का आपका विचार है क्या? ये प्रश्नकाल नहीं है। प्रश्न ध्यान- साहब, ध्यान उन्होंने आकर्षित 15 कर साल दिया, तक ऐसा आपका कोई उत्तर आ गया। बैठिए। समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन डॉक्टर दयाराम परमार। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पर्यावरण संबंधी समिति के 2024-25 के प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। याचिका का उपस्थापन श्री शगन सिंह राजपुरोहित। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार एक याचिका का उपस्थापन करता हूं। सवा घंटे में बुलाइए आप। श्री अपने सुरेश धाकड़, 1 मिनट को इन्फॉर्मेशन देनी है, भाषण नहीं। मेरे बेगू में मंडावरी गांव है, वहाँ फूड पॉइजनिंग की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई और 10 अस्पताल में भर्ती है। मेरे चिकित्सा मंत्री से आग्रह है कि वो थोड़ा दिखवा करके एक विशेष टीम भेज कर पानी के सैंपल लेकर थोड़ी जांच करवाए। माननीय सदस्यों को एक जानकारी देनी है कि परसों से डिमांड्स पर चर्चा होगी। कई नए सदस्यों को पता नहीं है कि जिनको भी उस दिन बोलना है या कट मोशन देने हैं, वे 48 घंटे पहले नीचे कक्ष में अपने कट मोशन दे दें। फिर उस दिन कहेंगे कि हमको बोलने की अनुमति दो, यदि सूची में नाम नहीं होगा तो वे नहीं बोल पाएंगे। इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि नए नए लोग इसको सुनिश्चित कर दें, पुरानों से अनुमति ले लें। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। तो क्या कर सकते हैं, पहले तो कर दिए, आपको 15 मिनट और दे दिए ताकि आपस में